हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? 31 गुस्सा, रोमांस और कटाई। अब तक रघुवंशी परिवार के एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। अब आगे रघुवंशी महल। रात का समय। श्री का कमरा। श्री डिनर करने के बाद उसको सावर लेके सोने की आदत की, इसलिए वे अभी ही सावर लेके एक व्हाइट कलर के टॉवल ने बाथरूम से बाहर आई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके कमरे में मौजूद है और उसको शिद्दत से देख रहा है। इस बात से अनजान श्री अपने बालों को दूसरे टॉवल से सुखाने में बिजी थी। वही वे कोई और नहीं, वेद बाबू थे जो अपनी चेरी को देखने के आए थे, पर उनको क्या पता कि उनको ये सीन देखने को मिलेगा। वे एकटक अपनी चेरी को देख रहे थे और अपने चेरी के बदन का दीदार कर रहे थे और उसमें खोते हुए अपने कम श्री की तरफ बढ़ा दिया। वही श्री उनसे अनजान अपने बालों को सुखाने लगी थी कि उनको अपनी कमर पर किसी के हाथ का और अपने कंधे पर सांसों का एहसास हुआ। ये एहसास होते ही कुछ पल के लिए अपनी जगह जम गई। तभी उनकी कानों ने वेद का क्रकश और मदहोश भरी आवाज सुन दी। वेद, मिसेज वेद सूर्यवंशी, अगर आप ऐसे ही हमारे सामने आए तो हम अपने आप को आपके करीब आने से रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा तो रहम करे अपने पति पर, ये बोल के उसके कान के नीचे चुम लिया। वही उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत से श्री का जिस्म कांप गई और उसका फेस खून की तरह लाल पड़ गया। उसको वेद के इतने पास अपने से और उसके ऐसे बाहों ने खुद को देख के गुस्से और शर्म के उसका फेस लाल हो गया था। उसने जल्दी से वेद की बाहों से निकल के गुस्से से पलटी और गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने और हमरे इतने करीब आने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका कोई हक नहीं बनता हमारे करीब आने की, समझे? वही श्री का खुद से दूर करना और ये कहना कि उसका हक नहीं है उसके करीब आने की वेद को गुस्सा दिला दिया। उसने एक झटके में श्री को अपने बेहद करीब कर लिया और बोला, मैं बताता हूँ कि मेरा हक क्या है आप पर। ये बोल के अपने होठों ने श्री के होठों को भर लिया और उसको रुडली किस करने लगा। पर श्री के होठों को छूते ही उसका सारा गुस्सा छू मंत्र हो गया। वे धीरे धीरे शांत हो गया और उसके होठों को प्यार और शिद्दत से चूमने लगा। वही श्री तो पूरी बैक हो गई थी, उसको समझने नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी वेद ने उसके निचले होठों पर बाइट कर लिया, जिससे श्री को होश आया और उसने खुद को संभाला और वेद को खुद से दूर करने लगी। पर वेद की पकड़ काफी मजबूत थी, जिससे निकला मुश्किल था। वे वेद की पकड़ से निकले के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लिया, पर खुद को उसकी बाहों से नहीं निकाल पाए और उसने अपने पैरों को मोड़ के वेद के पैरों के बीच ने जोर से किक किया। वही वेद एक चिक के साथ श्री से दूर हो गया और बिस्तर पर लेट के कराते हुए बोला, अरे पगल लड़की, तुम्हें फ्यूचर ने मां नहीं बनना क्या जो इतनी जोर से किक किया है? अगर ये काम करना बंद कर दिया तो तुम मां कैसे बनोगी? वही वेद की इतनी बेरशनी भर बात सुनकर तो श्री का फेस जलने लगा और ने गुस्से से तमतमाते हुए वेद को तकिया उठाकर मारने लगी। और वही वेद उससे बचते हुए हंसते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रही हो मिसेज सूर्यवंशी? कोई अपने पति परमेश्वर को मारता है? अरे पाप लगेगा। वही श्री को गुस्से ने थी वे और चिढ़ गई और उसको और जोर से मारते हुए बोली, पति परमेश्वर माय फुट, तुम बेशर्म आदमी, तुम्हारा तो मैं खून कर दूंगी। साला मेरी जिंदगी में आके मेरा जिना हराम कर दिया है, आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसको मारने लगी। वही बेचारे वेद बाबू तो अपनी बीवी की मासेल बात रहा था और अपने आप से ही बोला, साला जहां दुनिया मेरे नाम से डरती है वही मेरी ही बीवी मेरी कटाई कर रही है। अगर किसी को पता चला कि दी ग्रेट वेद सूर्यवंशी की कटाई उसकी बीवी ने की है तो क्या इज्जत रह जाएगी? कहते हैं ना, कितना बड़ा शेर की ना हो उसको भी एक दिन सवा शेर मिली जाता है और बीवी के आगे किसी की नहीं चलती, तो हमारे वेद बाबू की कहाँ चलागी? जब वेद ने देख कि श्री नहीं रुकने वाली तो उसने श्री से तकिया लेके फेंक दिया और उसकी कमर से थाम के अपने ऊपर खींच लिया। श्री भी खुद को संभाल नहीं पाए और वेद के ऊपर आ गई। वेद उसको अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, तो अब मार के दिखाओ, ये बोल के उसको प्यार से देखने लगा। वही वेद खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर सूर्यवंशी छोड़िए मुझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसको गुरने लगी। वही वेद उसकी बात पर वेद मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दे हम आपको? हमने छोड़ने के लिए नहीं पका है, अब आपको तो इसी तरह जिंदगी भर मेरी बाहों में रहना है और अगले हर जन्म में आपको मेरे ही बाहों में रहना है। वही वेद की बात पर श्री उसको एकटक देखने लगी और सोचने लगी कि जब वे इस बाहों ने रहने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, तब इस बाहों ने कोई के लिए था, और जब वे इस बाहों ने नहीं रहना चाहती तो ये बाहें सिर्फ उसको अपनी बाहों में रखना चाहती है। ये सोचते हुए उसके आगे उसकी पिछली जिंदगी की यादें चलने लगी, जिसे श्री के चेहरे पर पसीना आने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। 32 पैनिक, केयर और सजा। अब तक श्री को अपना पिछला जन्म याद आएगा। अब आगे श्री का कमरा। श्री को सब अपना पिछला जन्म याद उसके आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा, जिसे श्री की सांसें तेज हो गई और पैनिक करते हुए वेद को खुद से दूर करने लगी। वही जब वेद ने श्री की ऐसे पैनिक करते देखा तो घबरा गया।
वही श्री उसको खुद से दूर करते हुए पैनिक करते बोली, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। यही बोल के वेद को खुद से दूर कर रही थी। वेद उसको देख के समझ गया कि जरूर श्री को अपनी पिछली जन्म का याद आ रही है। उसने श्री को और कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसको शांत करते हुए प्यार से बोला, शुशु कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बच्चा, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये बोलते हुए वे बार बार श्री के माथा चूम रहा था। वही वेद के इतने प्यार से शांत करने से श्री धीरे धीरे शांत होने लगी और उसकी आंखें भरी होने लगी और वे कुछ ही देर में वेद की बाहों में ही सो गई। जब श्री को शांत होते देखकर वेद एक राहत की सांस लेता है और कुछ देर बाद उसको श्री की गहरी सांसों को सुन के समझ जाता है कि श्री सो गई है। वे धीरे से श्री को खुद से दूर करके उसको बिस्तर पर अच्छे से सुलाकर उसके सिर को प्यार से चूमकर तेज कदमों से श्री के कमरे से निकल जाता है। उसके आंखों के आगे श्री का ऐसे पैनिक करना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वे अपने कमरे में आ जाता है और अपना शर्ट निकल के वहीं नीचे फेंक देता है और अपने वार्डरोब के पास जाके उसने से एक बांस निकाला है और उसको खोलता है जिसने कुछ इंजेक्शन था और कुछ सिस्ट की छोटे छोटे दवाई थी। वेद उसने से एक सिसे की दवा को उस इंजेक्शन में भरती है और फिर खुद को लगा लेता है। ये कोई आम दवा नहीं थी, ये एक तरह का ड्रग था जिससे लगाने से इंसान के शरीर में असहनीय दर्द होता है और ये खुद को सजा देने के लिए ये सब कर रहा था। उसे लगता था श्री के दर्द के आगे तो उसका ये दर्द तो कुछ भी नहीं है और इस ड्रग का असर 4 घंटे तक रहता है। वही वे उस ड्रग को खुद को लगा के उसने अपने हाथों में चमड़े का बैट लेकर खुद को मारने लगा। वही ड्रग को असर भी शुरू हो गया था पर वेद के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। उसको आंखों के आगे तो श्री का पिछला जन्म और खुद को उसको मरना ही चल रहा था। उसने खुद को तब तक खुद को मारा जब तक उसने हिम्मत जवाब नहीं दे दिया। वेद ही गिर पड़ा और फिर भी खुद को संभाल कर बेड के किनारे से अपना सिर टीका लिया और सीलिंग को देखते हुए बोला, चेरी आपको दर्द देने का मेरी यही सजा है और तुम्हारे दर्द के आगे तो ये कुछ नहीं है और मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। आप मुझे सजा देगी कि नहीं ये मैं नहीं जानता पर उस गुनाह के लिए खुद को जरूर सजा दूंगा। और चिंता मत करो, इससे मुझे कुछ नहीं होगा कि मुझे तुम्हारे साथ जो जिना है पर मेरे गुनाह गई सजा तो मिलना जरूर है ताकि मुझसे अपनी गलत का एहसास हो कि मैंने अपनी प्यार पर विश्वास करने और उसको मौत के दहलीज पर खड़ा करने की ये सजा है मेरी। ये बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और रदत से तड़पते हुए ही रात से सुबह के 3 बज गए पर वेद की आंखों ने जरा भी नींद नहीं थी। अब 4 घंटे हो गए थे और ड्रग का असर भी कम हो गया था। वेद वहां से उठा और बाथरूम में चला गया। फिर आधे घंटे शावर लेने के बाद वे एक लोवर पहन के बाथरूम से निकल और आके सीधे बेड पर आ गई और अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गई और वेद सो गया। सुबह का समय, श्री की जब आंखें खुली और वे धीरे से बिस्तर पर बैठ गई तभी उसको रात की बातें याद उसकी आंखों के आगे घूम गई, जिसे श्री तुरंत सीधे बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी पर उसे अपने अलावा कोई नहीं था, जिसे देख के उसे लगने लगा कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा और वे अपना सिर झटक कर फ्रेश होने चली गई। वहीं नीचे अमरजीत जी और बाकी बड़े बैठकर चाय की चुस्की लेके रहे थे। धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरे से आ जाते हैं। वेद भी अपने कमरे से निकल से नीचे आता है पर आते हुए भी उसकी नज़र श्री के कमरे पर थी और श्री के कमरे के बंद गेट को देख के उसको देखने की बेचैनी बढ़ रही थी। उसको श्री को देखना था कि श्री ठीक है ना और नीचे आने के बाद भी उसकी नज़र सीढ़ियों पर ही थी। वही पार्थ जो उसके बगल में बैठा था उसने वेद को ऐसे बेचैनी से किसी का को ढूंढते देखकर उसने वेद के बोला, क्या हुआ वेद, किसे ढूंढ रहा है? उसकी बात पर वेद ने खुद को संभाल कर एक वर्ड ने बोला, किसी को नहीं। वही निशा पार्थ के पास नहीं बैठी थी और उसने भी वेद को ऐसे किसी के ढूंढते देख के समझ गई वेद श्री को ही ढूंढ रहा होगा। ये सोचकर निशा तो गुस्से से भर गई। उसने अपने मन में बोली, नहीं श्री, तुम वेद को मुझसे नहीं छीन सकती। वेद सिर्फ मेरे हैं और उनको पाने के लिए मुझे कुछ भी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और कुछ अपने मन में ही कर ही शैतान मुस्कान उसके फेस पर आ गई। 33 श्री ही एसआर है। अब तक वेद की नजरें श्री को ढूंढ रही थी तो वही निशा को वेद का श्री के लिए बेचैन देख के गुस्से पागल हो रही थी। अब आगे सभी लोग हॉल में बैठ के बातचीत कर रहे थे तो वही वेद की नज़र श्री को तलाश रही थी। तभी श्री उसको सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने आज बिजनेस सूट पहना थी जिसने और उससे उस पर से उसका एलिगेट ऑरा उसकी खूबसूरत को चार चंद लगा रहा था। वही सबकी नज़र श्री पर चलेगी तो वही सघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरान होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि श्री ने बिजनेस सूट ही पहना है। श्री तब तक सबके पास आ जाती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। एक से एक सोफे पर बैठ जाती है तो जानकी जी उसको कैफी देती है तो अमरजीत बोले, लाडो आप कहीं जा रही है? जिस पर श्री बोली, जी दादा सा हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर उसने वंश की तरफ देख के बोली, वंश भाई अपने मीटिंग की सारी तैयारी कर लिया है ना? जिसे वंश हड़बड़ा गया कि वंश इस मीटिंग के बारे में तो भूल ही गया था।
उसको ऐसे हड़बड़ाते देख के श्री की आंखें छोटी हो गई। उसने उसको घूरते हुए बोली, आप ऐसे की हड़बड़ रहे हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए थे इस मीटिंग के बारे में। ये बोल के उसको घूरने लगी। वही वंश डर के मारे मरा जा रहा था। उसने श्री को देख के अपना मासूम फेस बना के बोला, लाडोवे मैं इस मीटिंग के बारे में भूल गया था, इस बार अपने भोले भाले भाई को छोड़ दो। वही रघुवंशी परिवार वंश के ऊपर हंस रहे थे कि उन सबको पता था कि आज वंश की वोट लगने वाली है। श्री वंश को घुरते हुए बोली, लगता है कि अब को अफ्रीका वाले ऑफिस भेजना पड़ेगा। कपी कि आप कुछ ज्यादा है काम सीरियसली ने ले रहे हैं। वही वंश के फेस पर 12 बज गया कि श्री उसको अफ्रीका भेजना चाहती है। वे जल्दी से श्री के पास आके उसको मनाते हुए बोला, नहीं नहीं लाडो, मुझे अफ्रीका नहीं जाना, तुम अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वही उसकी बात पर श्री बोली, ठीक है अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आधे घंटे का समय आपके पास, मीटिंग की सारी तैयारी कीजिए। वही श्री के बात सुन के वंश का मुंह रोने जैसा हो गया और श्री वहां से उठकर डाइनिंग एरिया की ओर चल दी और जानकी जी से बोला, मासा ब्रेकफास्ट लगाइए, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जानकी जी ने हाँ कहा और किचन में चली गई। वही वंश राघव जी की तरफ देख बोला, बड़े पापा हमें अपनी लाडो से बचा लीजिए। तो राघव जी बोले, सॉरी बेटा जी, हम कुछ नहीं कर सकते। और आपको तो पता है ना, लाडो को काम ने कोई गलती करे उसको पसंद नहीं है तो जाइए अपना काम कीजिए, वरना अधिकार जाने के लिए तैयार हो जाइए। वही राघव जी की बात पर वंश जल्दी से खड़ा हुआ और वहां से भागते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं जाना अनीता, इससे बढ़िया मैं मीटिंग की तैयारी ही कर लेगा। ये बोलते हुए भाग गया। वही सब हंसने लगे। तभी अमरजीत जी बोले, हमारी लाडो आज इसीलिए तो इतनी ऊंचाई पर है, वे अपने काम को पूरे लगन से करती है, इसीलिए तो आज उसने इतना बड़ा अपायर अपने दम पर खड़ा किया है। उनकी बात पर रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार असमंजस में रघुवंशी परिवार को देख रहा था कि तभी सत्यजीत जी बोले, अरे हमें भी तो बता यार, हमारी गुड़िया ने कौन सा अपाया बड़ा किया है, हमें तो लगा कि हमारी गुड़िया तो भी अपनी पाई पूरी किया है। तो तू किस अपाया की बात कर रहा है? तो अमरजीत जी बोले, हमारी लाडो तो पढ़ाई करने के साथ उसने अपना खुद का बिजनेस भी चलाती है और आज पूरी दुनिया एसआर से जानती है। वही उनकी बात से सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरान हो गया। उस लोगों में सोचा नहीं था कि जिसे वे लोग एसआर के नाम से जानते हैं, जो बिजनेस की क्वीन कही जाती है, वे कोई और नहीं श्री है। वेद तो श्री के बात ने जानकर कि वही एसआर है, पहले तो हैरान हो गया और कुछ ही पल में उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वेद अपने मन में बोला, चेरी आपने सहित कर दिया, आप मेरी ही चेरी हो, किसी लिए तो आप मेरे बराबर चल रही है। जहां लोग मुझे बिजनेस किंग हूं तो आप बिजनेस क्वीन है और इस बिजनेस किंग की बिजनेस क्वीन हो। ये सोचते हुए उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वही निशा के तो तन बदन में आग लग गई। ये जानकर कि श्री ही दुनिया की बिजनेस क्वीन है, उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भी लिया, जिसे उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। वही सब उठ के डाइनिंग एरिया आ गई, अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। वही श्री के पापा की नज़र बार बार श्री पर जा रही थी और वे सोच रहे थे कि अगर श्री उनके पास होती तो वे कितना खुश होते और उनका सिर रगब से ऊंचा करके सबसे कहते कि उनकी बेटी ही बिजनेस क्वीन एसआर है। लेकिन उनकी एक गलत ने अपनी खुद की बेटी इतनी दूर हो गई कि वे उनको खुद का पिता नहीं मानती है। आज राघव जी उसके लिए उसके पिता है, ना कि वह है, ये सोचकर उनकी आंखें भर आए। वही श्री ने अपना ब्रेकफास्ट करके उठते हुए बोली, मासा मैं चलती है। फिर अपने भाई और दोस्त की तरफ देख बोली, क्या आप सब ऑफिस नहीं जाना? तो सब ने जल्दी से हाँ कहकर अपना ब्रेकफास्ट करने अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वही वेद ने बोला कि उसको भी अपने ऑफिस ने काम है, जो ऑफिस उसका राजस्थान में है, उसको वहां जाना है, जिसे सुन के पार्थ भी उसके साथ भी चला जाता है। वही सब अपने ब्रेकफास्ट करके कुछ लोग अपने कमरे में चले जाते हैं तो कुछ लोग अपना काम करने लगते हैं। 34 सिंघानिया, सूर्यवंशी का जाना और वेद श्री का रोमांस। अब तक सिंघानिया और सूर्यवंश परिवार को पता चलता है श्री ही एसआर है। अब आगे अमरजीत जी, राजीव जी और सत्यजीत जी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राजीव जी बोले, यारा मैं कह रहा था कि पूजा तो हो गई और हम चाहते हैं कि इस बार की दिवाली में अपनी जन्मभूमि से मनाएं, इसलिए हम अपने रियासत प्रतापगढ़ जाएंगे और हम वहीं रहेंगे। तभी वहां अमर जी आते हुए कहते हैं, अमर जी, हाँ अकल जी, हम भी मूवी के लिए निकल रहे हैं और पूजा तो हो गई, हमें भी मूवी जाना होगा। तो अमरजीत जी बोले, ठीक है आप सब जा सकते हैं, पर जब भी कोई फंक्शन हो तो सबको आना होगा। तभी सभी लोग आ गए। तो श्री बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है दादा सा? तो अमरजीत जी, तेरे बड़े दादाजी अपनी रियासत जाना चाहते हैं और अमर बेटा मूवी जाने को बोल रहे हैं। तो श्री ने अपने सिर हाँ ने हिला दिया। वही वेद को जाने की बात सुनकर बेचैनी होने लगी। वे तो अपनी चेरी से दूर जाने की बात से ही बेचैन हो गया था, पर उसको ये जान के कि वे अभी अपने रियासत जा रहे हैं थोड़ा शांत हुआ।
अमर मूवी जाता तो वे श्री से मिलने के लिए उसको लंबी सफर तय करनी पड़ती। वहीं निशा जाने की बात से उसको खुशी नहीं हो रही थी कि वे श्री को यहाँ इतना खुश रहना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे अपने मन में बोली, मैं तुमको यहाँ राज करने नहीं दूंगी। अगर आज नहीं तो कल तुम्हारी खुशियां छुन कर ही रहोगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार अपनी पैकिंग करने चला गया और श्री अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। वही वेद जो अपने कमरे में जा रहा था, वे अपने कदम श्री के कमरे की तरह बढ़ा दिया। जब वेद श्री के कमरे में आया तो श्री अपने फोन से किसी से बात कर रही थी। वेद ने श्री की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया और उसके पास आके उसको अपनी बाहों में भर लिया। वही किसी के अचानक बाहों में भरने से श्री थोड़ा चौंक गई, पर अपने पास से जानी पहचानी खुशबू से उसको पता चल गया कि यह कौन है जिसने उसको अपनी बाहों में लिया है। उसने अपना फोन कट किया और पीछे घूम गई और वेद को खुद से दूर करके बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, और आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं, जाइए यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसको गुस्से से गुर्रने लगी। वही श्री को खुद को यूं दूर करना वेद को पसंद नहीं आया। उसने एक झटक से श्री को खुद के करीब कर लिया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसको गहराई से चूमने लगा। श्री तो फ्रिज हो गई। फिर खुद को संभाल कर उसने वेद को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, पर वेद के कई ताकत के आगे वे कमजोर पड़ रही थी। वेद ने जब श्री को खुद से खुर करना वेद को और गुस्सा दिला रहा था। अब वे उसको किसके साथ बाइट भी रख रहा था। वही श्री अब उसके ऐस करने से कमजोर पड़ने लगी और अब तो उसकी सांसें भी लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वेद को जब लगा कि श्री सांसें नहीं ले पा रही है तो उसने धीरे से उसके होठों को आजाद कर दिया। वही श्री अपने सिर वेद के सीने पर रख के गहरी गहरी सांस ले रही थी। वेद उसको शांत करने के लिए उसकी सिर सहलाने लगा। कुछ समय बाद श्री शांत हुई और उसने जब खुद को वेद की बाहों में पाया तो उससे दूर होने लगी, जिसे देख के वेद ने उसकी कमर पकड़ अपनी मजबूत कर लिया और बोला, कोशिश भी मत करना मुझसे दूर जाने की, तुम मुझे खुद से जितना दूर करोगे उतना ही मेरे खुद को करीब पाओगी। वही वेद की बात सुनकर श्री थोड़ा शांत हुई और उसकी आंखों ने देख के बोली, क्या कर रहे हैं आप, ये मुझसे दूर रहिए। मेरे पास रहने से आपको मेरी नफरत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए हमें, बोल के खुद को छुड़ाने लगी। तो वेद उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम्हारी नफरत भी कबूल है हमें, पर तुमन दूरी बर्दाश्त नहीं मुझको, और रही बात तुम्हारी नफरत की तो एक ना एक दिन ये नफरत को भी मैं तुम्हारी मोहब्बत में बदलूंगा। ये वादा है एक पति का अपनी पत्नी से, तो तैयार हो जाइए मिसेज वेद सूर्यवंशी मुझसे दोबारा मोहब्बत करने के लिए। ये बोल के उसने श्री के माथा शिद्दत से चूम लिया। वही उसके ऐस चुमने से श्री की उसकी एहसास से बंद हो गई, पर जल्दी ही वे अपने होश में आ गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल दिया तो खुद को अकेला पाया कि वेद तो कुछ देर पहले ही चला गया था। श्री अपने कमरे के बंद दरवाजे को देख बोली, ये कभी नहीं होगा और मैं फिर कभी भी अब से दोबारा मोहब्बत नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी जो जाए, पर मैं आपको ना कभी अपने पति होने का हक दूंगी ना मैं इस शादी को अपनाएगी। बोलते हुए वे वॉशरूम में चली गई। वही श्री के कमरे से वेद को निकलते निशा ने देख लिया था। उसकी आंखों ने खून उतर आया था, उसका बस चलता तो वे अभी श्री का खून कर देती। वे अपने मन में बोली, श्री मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे वेद के करीब जाने की, वेद सिर्फ मेरे हैं, मैं तुम्हें उसको छीनने नहीं दूंगी, अब तुम देख मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये सोचते हुए वे गुस्से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद सब लोग महल के बाहर मौजूद थे और रघुवंशी परिवार ने सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को विदा किया। जहां सूर्यवंशी परिवार प्रतापगढ़ जा रहा था तो सिंघानिया परिवार मुभी कुछ ही देर में दोनों परिवार अपने अपने मंजिल की तरफ चले गए। वही वेद श्री को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपनी आंखों को बंद करके सिर से टीका लिया। 35 श्री के बदले की शुरुआत। अब कत सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार अपने घर चले जाते हैं। अब आगे रघुवंशी महल। रात का समय। श्री इस समय अपने सिगरेट रूम में थी। ये सिगरेट रूम ही के एक आलीशान कमरा, एक तरफ मुजिक तो दूसरी तरफ पेटीग और ऐसे कई चीजें वहां मौजूद थी और उस कमरे के सामने ही एक स्विमिंग पूल भी थी। वही स्विमिंग पूल के एक पेटीग थी और उसी के सामने श्री एक रिवीलिंग चेयर बैठ के अपनी आंखें बंद करके उस चेयर का आगे पीछे कर रही थी, जिससे उस कुर्सी के हिलने की आवाज उस कमरे में गुज रही थी, जिससे एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। वही श्री जो कुर्सी पर झुलस रही थी वे एकदम से रुक जाती है और अपनी आंखें खोलते हैं और चल के उस पेटीग के आगे खड़ी हो जाती है। वे
पेटी एक लाल कपड़े से ढकी थी जिसे श्री खिंच के उस पेटी से हटा देती है। अब वे पेटी श्री के सामने थी। ये पेटी किसी और की नहीं निशा की थी, जिस पर लाल रंग के मार्कर से क्रॉस का निशान बना था। उसको देख के श्री एक हंसी हंसती है। उसकी हंसी कोई आम हंसी नहीं थी, उसकी हंसी किसी के अंदर तक खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। श्री इस समय के वे मासूम श्री नहीं लग रही थी जो रघुवंशी परिवार के साथ होती है। इस समय श्री एक डेविल क्वीन लग रही थी। श्री हंसते हुए एकदम से शांत हो जाती है, उस पेटी को गुस्से और नफरत से घूरने लगती है, फिर की साइको की तरह अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए गोल गोल उस पेटी के चक्कर लगाते हुए बोली, निशा निशा निशा, बहुत जिली सुकून की जिंदगी, अब तुम्हारे जिंदगी में से चैन सुकून छीनने का समय आ गया। कल से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होगी। ये बोल के श्री किसी शैतान की तरह हंसने लगी। सुबह का समय मूवी। आज मूवी की सुबह सबकी एक धमाकेदार न्यूज से हुई और न्यूज थी कि निशा सिंघानिया परिवार की गोद ली गई बेटी है और उसकी वजह से सिंघानिया परिवार की खुद की बेटी को सालों पहले सिंघानिया परिवार से निकाल दिया गया है। वही सिंघानिया मिशन ने सब लोग इस समय हॉल में मौजूद थे और वे सभी लोग टीवी पर ये न्यूज देख रहे थे। तभी वहां निशा अपने रूम से भागते हुए आए और अमर जी के पास आके उनके हाथ थाम कर बोली, पापा देखो ना ये सब क्या हो रहा है। सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं गोली गई बेटी हूँ। प्लीज पापा कुछ कीजिए और ये न्यूज हटाने को बोलिए। वही सिंघानिया परिवार ध्यान निशा की बात से अपने होश में आए और उस सब का ध्यान निशा पर गया। वे लोग निशा को देखने लगे। वही निशा तो ये न्यूज सुन के उसका रो रो के बुरा हाल था। अमर जी निशा की तरफ देख के बिना किसी भाव के बोले, तो इसने गलत क्या है, तुम गोद ली गई बेटी ही हो तो ये सच्चाई अगर दुनिया को पता चल गई तो क्या हो गया, और इससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी कि तुम गोद ली गई बेटी हो। वही अमर जी की बात सुनकर निशा हैरान हो गई और उसने अमर जी से रोते हुए बोला, पापा आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपकी बेटी हूं ना आपकी प्रिंसेस हूं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वही श्री से मिलने के बाद से ही अमर जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने खुद को बेट के साथ गलत किया है। गोद ली गई बेटी के लिए अपनी बेटी को नजरअंदाज किया और शायद उसको गलत भी समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी खुद की बेटी उनको अपना पिता नहीं मानती और उनसे दूर हो गई है सिर्फ निशा की वजह से। अमर जी ने गुस्से से निशा के हाथ को झटका और बोले, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, तुम गोद ली गई बेटी हो जिसकी वजह से इस घर की बेटी हम सब दूर हो गई, और तुम नहीं हो मेरी प्रिंसेस। मेरी प्रिंसेस मेरी बेटी थी, मेरी श्री थी, ना कि तुम मेरी प्रिंसेस हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद ने प्रिंसेस मेरे पास होती, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वही निशा अमर जी के बात से और रोने लगी और शीतल जी के पास गई और बोली, माँ देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं गोद ली गई बेटी हूँ, मैं उसकी प्रिंसेस नहीं हूँ, वे श्री उनकी प्रिंसेस है। माँ आप बोलिए ना कि मैं आप सब की प्रिंसेस हूँ, वे श्री नहीं है। फिर वे शीतल जी से थोड़ा दूर होके बोली, ये सब उस श्री ने किया, उसने ही ये न्यूज लिख किया है कि मैं सिंघानिया की गोद ली गई बेटी हूँ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगी, आई विल किल यू श्री, एल विल किल यू श्री। तभी उसके एक झनाटेदार थप्पड़ पड़ा। एक पल के लिए उसका सिर घूम गया और उसने देखा कि ये थप्पड़ किसी और ने नहीं शीतल जी ने मारी थी और गुस्से से कांप रही थी। शीतल बस बहुत हो गया, तुम्हारा जिस पर तुम इल्जाम लगा रही हो वे यहाँ मौजूद भी नहीं है और तुम बोल रही हो कि ये सब श्री ने किया है, मेरी बेटी ने किया है। मैंने तुम्हें अपनी खुद की बेटी से ऊपर रखा, उससे ज्यादा तुम्हें प्यार दिया, और आज जब मेरी बेटी यहाँ नहीं है तब भी तुमको लगता है ये सब श्री ने किया है। आखिर उसको इससे मिलेगा क्या जब वे हमें अपना परिवार ही नहीं मानती है। वे तुम्हारे बारे में ऐसा करके उसको हासिल क्या होगा, क्या वे फिर से हमें अपना मानेगी, तो ये सब करके उसको हासिल क्या होगा बोलो। ये कहते हुए वे फपक कर रोने लगी कि उनको आज लग रहा था उन्होंने निशा की वजह से ही उनकी बेटी उनसे दूर हुई है। निशा ने फिर पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ भी उस पर ध्यान न देके अपनी मां संभाल रहा था। अमर जी वहां से अपने कमरे में चले गए और पार्थ भी शीतल जी को लेकर उसके कमरे में चला गया। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं निशा वहां अकेली खड़ी रही और अपने परिवार को ऐसे जाते देखकर उसके मन में श्री के लिए और भी गुस्सा और नफरत भर वे अपने कमरे ने आके गेट बंद कर दी और कमरे ने रखी चीजों को जमीन पर पटक के तोड़ने लगी और पागलों की तरह अपने बालों को नाचते हुए बोली, श्री तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। बोलते हुए पागलों की तरह हरकत करने लगी। इस समय निशा किसी पागल के कम नहीं लग रही थी। वही राजस्थान ने सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के 18वां फ्लोर पर वेद अपनी ऑफिस के केबिन में अपनी शानदार कुर्सी पर बैठी और हाथ में फोन था जिस पर निशा की न्यूज ही चल रही थी। इस समय बैकर थरी पे सूट में काफी हैसम लग रहा था। उस पर उसकी जो मुस्कान इस समय उसके फेस पर थी जिसे वेद काफी डैसिग्र और हैसम लग रही था। अगर कोई लड़की इस समय उसको देख लेती तो मर ही जाती। वेद अपनी उसी मुस्कान के साथ दिलकश अंदाज ने कहता है, वेद तो मेरी शेरनी अपने शिकार करने निकल पड़ी है, अब होगा उसके दुश्मन का जिना हराम होगा।
तो अब हो गई है मेरी शेरनी के बदले की शुरुआत, जिसने निसा का नामो निशान मिट जाएगा, ये बोलते हुए मुस्कुराने लगा। वहीं ये न्यूज सूर्यवंशी और रघुवंशी परिवार तक पहुंच गई थी। रघुवंशी महल में ये न्यूज देख के वंश बोलता है, वंश आज उस निसा का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। वही हाल में सभी मौजूद थे, श्री भी वहां मौजूद थी। वे वंश की बात पर उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वे अपने मन में बोली, निसा सिघानिया ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। जितना दर्द मैंने सहा है उससे कई गुना दर्द मैं तुमको दूंगी, और जिस परिवार के वजह से इतना उड़ रही हो वे परिवार ही तुमसे छिन लगी। सब देखती जाओ। ये सोच के उसके फेस पर शैतान मुस्कान आ गई। 36 पार्थ का दर्द और वेद का फोन। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी बीमार हो गई थी इसलिए चेतन ने दे पा रही थी। अब तक श्री ने अपने बदले की शुरुआत कर दिया था। अब आगे। मुंबई सुबह का समय। सिघानिया मिशन में आज चारों तरफ शांति फैली थी। कल निसा के बिहेवियर से सिघानिया के सभी सदस्य हैरान और परेशान थे और कल से किसी ने भी उससे बात नहीं किया था। वही पार्थ के रूम में पार्थ अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम को लेके बैठा था और एकटक उस फोटो को देख रहा था। इस समय उसकी आंखों ने नमी थी। वे उस फोटो पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, गुडिया आप अपने भाई से इतनी नफरत की करती है। हमने तो आपके भाई है ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुडिया आप तो हमें अपना भाई भी नहीं मानती कि गुडिया अपने भाई से इतनी नफरत की। हम जानते हैं कि आप हमसे आपको बहुत दर्द दिए हैं। हमने आपको नजरअंदाज किया, आप पर गुस्सा किया, आपसे बातें नहीं किया, पर हम आपसे तब भी आपसे बहुत प्यार करते थे। आपने भाई को माफ कर दो गुडिया, आपने भाई को माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। हमने निसा के आने के बाद तुम पर ध्यान नहीं दिया और निसा को जाने अजाने ने तुम्हारी जगह ली, जबकि तुम मेरी खुद की बहन थी जिसे मैंने बचपन से अपने बच्चे की तरह प्यार किया। उसको किसी और के आ जाने से मैं उसको ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप हमसे इतनी दूर हो गई है। मुझे माफ कर दो गुडिया। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स बोल को पार्थ उस फोटो फ्रेम को गले लगा के रोने लगा। आज पार्थ को अपनी हर के बातें याद आ रही थी, जब श्री उससे बात करने के लिए उसके पीछे भागती थी और वे गुस्से बात करता या उसको डांट देता था या निसा की वजह से श्री को बुरा भला कहता था और उसको नजरअंदाज कर देता था। और उसको ये बात भी याद आ रही थी जब एक बार निसा के कहने पर कि श्री ने निसा को चोट पहुंचा है, जिस पर उसने श्री को बोला था कि वे उसकी बहन ना होती तो अच्छा होता। ये सब याद आते ही पार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने उस समय श्री को वे सब की बोला था। आज उसी का नतीजा है कि श्री उसको अपना भाई नहीं मानती है और उससे इतनी नफरत भी करती है और उसकी बहन उससे इतनी दूर हो गई है। पार्थ रोते हुए ही बोला, गुडिया माना तुम्हारे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने तुमको वे सब बोला, पर गुडिया इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने भाई से उसके भाई होने का हक छीन लेगी। नहीं गुडिया, उस दिन मैंने जो भी बोला गुस्से बोला था, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मानता हूँ मुझे वे सब नहीं बोलना चाहिए था और मुझे पता है उस बात से आपको बहुत तकलीफ पहुंचा था और अपने भाई से इतना नाराज आप हो गई कि अपने भाई से रिश्ता ही खत्म कर दिया। हमें माफ कर दो गुडिया, हम आपकी नफरत और नाराजगी और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने भाई को माफ कर दो गुडिया, ये कहते हुए और जोर से रोने लगा। वही राजस्थान। रघुवंशी महल। श्री का कमरा। श्री इस समय आपने लैपटॉप पर बिना किसी भाव लिए देख रही थी। श्री के लैपटॉप पर इस समय सिघानिया मिशन की फुटेज चल रही थी जो पार्थ के रूम की थी और को पार्थ को ऐसे रोते और माफी मरते हुए देख रही थी, पर फिर भी श्री के फेस पर कोई भाव नहीं आए, जैसे उसको कोई फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा हो। और ये बात सही भी थी कि श्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जितनी दर्द और तकलीफ उसे हुए है उसके आगे तो ये तो कुछ नहीं था। और पार्थ को ऐसे ही लैपटॉप के जरिए ही देखते हुए बोली, मिस्टर पार्थ सिघानिया ये तो बस शुरुआत है। अब सबको एहसास होगा कि जब अपने परारों की तरह बिहेवियर कर तो खुद को कैसा लगता है। आपने मुझसे बोला था कि मैं अपनी बहना ना होती और उस निसा के लिए मुझे मौत के मुंह ने भेज दिया था। उस समय अपने एक बार भी आपके हाथ नहीं कांपे कि आप अपनी खुद की बहन पर गोली चला रहे हैं। अगर महादेव ने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मेरी कहानी कब का खत्म हो गई होती, पर महादेव के आशीर्वाद की वजह से हम ये है, तो मैं आपने हर एक दर्द का हिसाब लूंगी। इतना मैं रोया है उसका 2 गुना आप सबको रुलाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भर गई। फिर श्री ने अपना लैपटॉप बंद करके वॉशरूम में चली गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि श्री के लैपटॉप पर सिघानिया मिशन की फुटेज कहां से आ, तो मैं बता दूं कि श्री ने सिघानिया मिशन के अंदर और बाहर के सभी कैमरे को हैक कर लिया था, जिसे जब चाहे तब वे सिघानिया मिशन के लाइव फुटेज देख सकती थी। कुछ देर बाद श्री वॉशरूम से बाहर आई, तभी उसका फोल्डर बजा। फोन की आवाज सुन के श्री फोन को उठाया तो देखा कोई नए नंबर से फोन आ रहा था, तो उसके एक नजर देख के उठा लिया कि उसके कानों ने किसी की मैग्नेटिक और रक्कस आवाज सुनाई दी, जिसे सुन के श्री एक पल के लिए हैरान हो गई। फिर खुद को संभाल कर बोली, मिस्टर सूर्यवंशी आपको हमरा नंबर कहाँ से मिला? हाँ जी, तो ये फोन किसी और का नहीं वेद का था। श्री की बात सुनकर कर वेद जो अपनी ऑफिस के केबिन में अपने चेयर पर बैठा था उसके फेस पर मुस्कान आ गई।
वे उसी मुस्कान के साथ बोला, मिसेज सूर्यवंशी, मुझे अपनी बीवी से बात करने के लिए उसका नबन क्या निकलवा नहीं सकता। मैं तो बात क्या अपनी बीवी को अपने पास अलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वही श्री तो वेद की बातों से चिढ़ गई और बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, अगर आपने अपनी बकवास करने के लिए फोन किया है तो मैं रख रही हूँ, और मुझे आपकी तरह टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, समझे। तो दोबारा मुझे बकवास करने के लिए फोन मत करना, बोल के उसके वेद का फोन काट दिया। वही श्री के फोन काटने से वेद अपने फोन को घुरने लगा और बोला, बीबी ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी ये। और चेयर से उठकर और अपनी कोट को ठीक करते हुए केबिन से बाहर निकल गया। 37 निशा की साजिश, श्री का बदला। अब तक पार्थ श्री की फोटो फ्रेम लेके बैठ था, रोता हुए श्री के माफी मांग रहा था। वही श्री ये सब राजस्थान में बैठकर इसकी लाइव वीडियो देख रही थी। अब आगे मुंबई, रात समय, सिघानिया मेंशन। निशा अपने कमरे थी और उसके कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं था। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वहीं निशा जमीन पर बैठ के और किसी पागल से कम नहीं लग रही थी कि जब से उसकी असली पहचान बाहर आई थी तब से उसके दोस्त का फोन आ रहा था। सब एक ही बात पूछ रहे थे कि क्या वे सिघानिया की गोद ली गई बेटी है, ना कि खुद की। और ही सोशल मीडिया पर उसको सब बुरा भला कह रहे थे कि उसने एक बेटी को उसके परिवार और माँ बाप से अलग कर दिया। और ये सब देख के उसको और भी श्री से नफरत हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए बोली, श्री ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब देखा मैं क्या करती हूँ। उससे पहले मुझे सबको ये भरोसा दिलाना होगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, और इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबको ये यकीन हो जाए कि तुम आज भी नहीं बदली हो और आज भी मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बोल के पगलों की तरह हंसने लगी। फिर कुछ देर बाद शांत होके उसके अपने फोन से किसी को फोन किया और कुछ बात करने के बाद बोली, ऐसा बोला है वैसा ही होना चाहिए, समझे। तो उधर से किसी ने कुछ कहा और फोन काट दिया। वही फुट कटने के बाद निशा बोली, श्री अब कैसे बचोगी। तुम्हार अपनों ने तो सालों पहले भी मुझ पर भरोसा किया और इस बार भी वे सब मुझ पर ही भरोसा कर गए, और इससे तुम सबकी नजर ने नीचे ही नहीं सब नफरत भी करेंगे, और मेरे वेद जी भी मेरा होगे, वो भी हमेशा के लिए। और पागलों की तरह हंसने लगी। वही इस बात से अनजान कि उसकी सारी बात और हरकत कोई लाइव देख रहा है और सुन भी रहा है। जी हाँ, तो ये कोई और नहीं हमारी श्री थी, जो कि अपने ऑफिस में बैठ के निशा की बातें और हरकत देख रही थी। उसके फेस पर एक डेविस मुस्कान थी। उसने अपने नजर अपने लैपटॉप पर गड़ाए हुए ही बोली, निशा सिघानिया, अगर तुम मेरे खिलाफ एक कदम बढ़ा गई तो मैं तुम्हारी बर्बादी की तरह कदम बढ़ाऊंगी। वैसे मानना पड़ेगा क्या प्लान बनाया था, पर अफसोस तुम मेरा कुछ नहीं बिगा पाओगी कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजरें हैं। पर मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर करे कि तुम ऐसी जिंदगी जियो जिसने सिर्फ दर्द तकलीफ के अलावा कुछ ना हो, मौत से भी बदतर जिंदगी हो तुम्हारी, जिसे मैं कोई कसर नहीं छोड़ा गई। ये बोल के डेविस तरीके से हंसने लगी। अगर इस समय कोई उसको देख लेता तो डर के मारे मर ही जाता। और उसने फोन से एक फोन किया और बोली, उसकी सारी फोटो और वीडियो पुलिस को दे दो और उसकी हरकत को सोशल साइट्स पर अपलोड कर दो, ताकि सबको पता चले कि सिघानिया की गोद ली गई बेटी को उसके सिघानिया होने का कटना घमंड है, और ऐसे वे दूरों पर अपने रोब झाती है, और सिघानिया परिवार को भी तो पता चले कि उसकी गोद ली गई बेटी कितनी मासूम है। ये बोल के उसने अपने फोन काट दिया और शैतानों की तरह मुस्कान के साथ फिर अपना काम करने लगी और फिर महल के लिए निकल गई। सुबह का समय मुंबई का सुबह एक और धमाकेदार न्यूज से हुई। तो न्यूज ये थी कि निशा सिघानिया, जो कि सिघानिया परिवार की गोद ली गई बेटी है, उसका घिनौना सच। निशा सिघानिया परिवार के बेटी बन के वे अपने स्कूल और कॉलेज ने उसने कोई बच्चों को बुली किया करती थी, और यही नहीं उन सभी बच्चों को इस तरह टॉर्चर करती थी कि किया ने अपनी जान देने की कोशिश की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल साइट्स अपलोड थी। तो वही इन सब से बेखबर सिघानिया परिवार अपना बेकफाट कर रहा था कि एक नौकर भागते हुए आए और बोला, मालिक बाहर पुलिस आए है। वही नौकर की बात पर सिघानिया परिवार हैरान हो गए। तो सत्यजीत जी ने कहा, पुलिस इस समय हमारे मिशन में क्या कर रही है, जिस पर अमर जी ने कहा, पापा हमें भी नहीं पता चलाया, चल के देखते हैं। ये बोल के वे हॉल में आ गए, उनके साथ सभी वहां आ गए। तो उसके पास एक इंस्पेक्टर और 2 महिला हवलदार आई थी। उनको देखकर पार्थ बोला, इंस्पेक्टर आप यहाँ कोई काम है जो आपको यहाँ आना पड़ा। तो इंस्पेक्टर बोले, जी मिस्टर सिघानिया, हम यहाँ मिस्टर निशा सिघानिया को अरेस्ट करने आए हैं। वही इंस्पेक्टर की बात से सिघानिया परिवार हैरान हो गया। तो अमर जी गुस्से से बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम होश में भी हो कि तुम किसे अरेस्ट करने आए हो। वे मेरी बेटी है जिसे तुम अरेस्ट करने की बात कर रहे हो। वही इंस्पेक्टर अमर जी की बात पर बिल्कुल शांति से बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ मिस्टर सिघानिया, और मैं आपकी बेटी को अरेस्ट करने का अरेस्ट वारंट है। इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बुली किया है और उनको इस तरह से टॉर्चर किया है कि जिसे कई बच्चों में अपनी जान लेने की कोशिश की है। और अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप आज का न्यूज देख लीजिए।
जिसने निसा सिघानिया की बच्चों को बुरी करते हुए फोटो और वीडियो खिलाई जा रही है और उन बच्चों के माता पिता ने इनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं इंस्पेक्टर की बात सुनकर पार्थ ने जल्दी से टीवी ऑन किया तो सबके सामने निसा की न्यूज चलने लगी। 38 निसा का जेल जाना। अब तक सिघानिया मिशन ने पुलिस आए हैं निसा को अरेस्ट करने। अब आगे सिघानिया परिवार को जैसे कोई सदमा लग गया था, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था। सब एकटक टीवी की तरफ देख रहे थे और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि निसा जो इतनी मासूम है वे ये सब कर सकती है। पर इन सबको कौन बताए कि सिर्फ इन सब की ये गलतफहमी है। वहीं निसा जो कि पुलिस की बात और अपने बारे में न्यूज देख के को उसके होश उठ गए थे और उसकी करतूत को साफ देख सकते थे। पर निसा तो निसा है, उसने खुद को संभालकर अपनी नाटक शुरू कर दिया मासूम बनने का और रोते हुए, पापा ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई मुझे फंसाना चाहता है, मेरा यकीन करिए, कहते हुए वे अमर जी के पास आके उसके हाथ को थाम के बोल रही थी। वही अमर जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ, या हम यूं कहे कि समझना ही नहीं चाहते थे कि उनकी नजर ने तो निसा एक प्यारी और मासूम थी। वही निसा की बात से सभी अपने होश में आ गए थे तो शीतल जी ने निसा को थाम के बोली, हाँ अमर, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, हमारी निसा को कितनी मासूम है, भला वे ऐसे किसी को चोट पहुंचा सकती है, जरूर किसी की ये साजिश है। वही अमर जी शीतल जी की बात पर उनकी तरफ देखने लगे। वही निसा तो खुश हो रही थी कि आज भी शीतल जी को उस पर ही भरोसा है कि तभी सत्यजीत जी की आवाज सुनाई जो कि गुस्से से भरी हुई थी। सत्यजीत जी, वाह बहू, मानना पड़ेगा आपके प्यार को, क्या प्यार है आपका अपनी गोदली बेटी के लिए, जो कि इस फोटो और वीडियो देखने के बाद भी आपको उस पर इतना यकीन है कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती है। और वही जब सालों पहले अपनी खुद की बेटी की बात थी तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि अमर हमारी बेटी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तब तो तुमको खुद की बेटी पर इतना यकीन नहीं किया, अगर कर लेती तो शायद मेरी श्री हम सब के साथ होती, पर तुम्हें तो अपने खुद की बेटी से ज्यादा अपनी गोद ली गई बेटी पर है। और आज इतना की होने के बाद भी तुम्हें इस लड़की पर यकीन है। वाह बहू, वहां मानना पड़ेगा, क्या प्यार है। मैं महादेव से हमसे यही प्रार्थना करूंगा कि किसी भी औलाद को तुम ऐसी माँ होने से अच्छा हो कि वे औलाद बिन माँ के हो। ये बोल के उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देख बोले, यहाँ से कविता, मुझे ये नाटक देखने का कोई शौक नहीं है। वही उनकी बात पर कविता जी भी उसको थाम के अपने रूम में चली गई। वही हॉल में शीतल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उनको सत्यजीत जी की बात बहुत बुरी लगी थी, पर शायद उनकी बात कहीं ना कहीं सच थी। अगर उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा इतना नहीं किया जितना वे निसा पर करती थी। वही सिघानिया परिवार के मन में भी सत्यजीत जी की बात गुज रही थी। अमर को अपने पिता की बात आज सच लग रही थी कि अगर उन्होंने अपनी भी तो शीतल जी तरफ अपनी खुद की बेटी से ज्यादा विश्वास निसा पर किया है। पर आज जब निसा की बारी आई तो इतना कुछ देखने के बाद भी उनको निसा भरोसा था कि निसा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वे मानने को तैयार नहीं हो रहे। वही सालों पहले जब खुद की बेटी की बात आई तो एक बार नहीं मान गए कि उसने निसा को चोट पहुंचाने की कोशिश किया है। ये सब सबके मन में चल ही रहा था कि सबको इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी, इंस्पेक्टर मिस्टर सिघानिया, हमें मिस्टर निसा को अरेस्ट करना होगा। ये बोल के उसने महिला हवलदार को निसा को अरेस्ट करने को बोला। और वही निसा ये सुन के और रोते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना पापा, प्लीज रोकिए। वही महिला हवलदार निसा को उसके हाथ को थाम के उसको जबरदस्ती हथकड़ी पहनाने लगी। वही सिघानिया परिवार किसी ने भी उस हवलदार को रोकने की कोशिश नहीं की तो पुलिस निसा को लेकर जाने लगी और सिघानिया परिवार बस देखता रह गया। कुछ देर बाद पूरा सिघानिया मिशन शांत हो चुका था। जहां निसा को पुलिस लेकर चली गई थी तो वही सिघानिया परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में जा चुका था। वही ये सब श्री जो अपने लैपटॉप पर देख रही थी, अपना लैपटॉप बंद करते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो गई और अपनी ऑफिस के केबिन के कांच के बाहर की तरफ देख के बोली, सही कहा दादाजी ने, क्या प्यार और भरोसा है आपको अपनी गोद ली गई बेटी पर, मानना पड़ेगा। मिसेज शीतल सिघानिया, क्या प्यार है आपका कि खुद की बेटी पर इतना प्यार और भरोसा नहीं कि जितना गोद ली गई बेटी पर किया। लोग खुद की औलाद को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और अपने तो खुद की औलाद को छोड़कर दूसरे की औलाद को जान से ज्यादा प्यार करती है। आप तो महान है कि अपनी खुद की औलाद को प्यार को तरसता छोड़कर दूसरों को प्यार दे रही थी और बहुत भरोसा है ना। इतना कुछ देखने के बाद भी आपको उस पर ही यकीन है, पर चिंता मत करिए, इस भरोसे को मैं ऐसा चकनाचूर करूंगी कि उसके साथ आप भी टूट के बिखर जाएगी और खुद से भी नजर मिलाने लायक नहीं रह गई। आपको ऐसा दर्द दूंगी कि आप घुट घुट के जिएगी और सचे गई कि आपने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया और आपको खुद को मां कहने भी अशर्म आएगी। ये बोलते हुए श्री की आंखों ने नफरत उतर आया था। वही वेद के ऑफिस में वेद को भी सुबह की न्यूज मिल चुकी थी और उसको ये भी पता चल गया था कि निसा को पुलिस लेकर चली गई। उसने अपने फोन के किसी को फोन किया और कहा, निसा सिघानिया जेल से जल्दी बाहर नहीं आनी चाहिए और उसकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए।
ये बोल के उसने फोन रख दिया और अपने चेयर पर अपना सिर को ठिकाने हुए बोला, निसा सिघानिया, तुमको सजा देने का हक तो मेरा चेरी का है, पर मैं भी तुमको सजा दूंगा कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी महबूब पर भरोसा नहीं किया था, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी चेरी को गलत समझा और उसको तकलीफ पहुंचाई, यही नहीं तुम्हारी वजह से मैंने इन हाथों से उस पर गोली चलाई थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसकी सजा मैं तुमको देके रहूंगा। ये बोलते हुए अपने हाथ को देख रहा था और उसकी आंखों में निसा के लिए बेशुमार नफरत झलक रही थी। 39 निसा का बेइज्जती और बुरा हाल। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी बीमार चल रही हूँ इसलिए चेटर नहीं दे पा रही हूँ, पर कोशिश करगी कि रोज चेटर देने की। अब तक निसा को पुलिस लेकर चली गई थी और सिघानिया परिवार ने कुछ भी नहीं कहा या कुछ भी किया। अब आगे मुंबई पुलिस चौकी में निसा को महिला हवलदार निसा को सलाखों के अंदर बंद कर दिया था। वहीं निसा पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया है, मुझे निकालो यहाँ से। इंस्पेक्टर, तुमने सुना नहीं मैं क्या कहा? निकालो यहाँ से मुझे, नहीं तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके चिल्लाने से इंस्पेक्टर को गुस्सा आ रहा था। वे उस सलाखों पर अपने डंडे से मारते हुए बोला, चुप बिल्कुल पुलिस, अगर अब तुमने चिखा या चलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात समझ में ये बोल के उसको गुस्से गुरने लगा। वहीं निसा तो उसके डंडा मारने से डर गई, पर फिर भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई और उस इंस्पेक्टर को गुस्से और नफरत से देख के बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे मैं डर जाऊंगी? तो तुम गलत सोच, मैं निसा सिघानिया हूँ और सिघानिया परिवार की प्रिंसेस हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? और वही उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर और वहां मौजूद सब पुलिस वाला ने उसकी तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देख के जोर जोर से हंसने लगे। वहीं वे इंस्पेक्टर अपने पास खड़े हवलदार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मिश्रा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये मोहतरमा सिघानिया परिवार की प्रिंसेस है। अरे हम सब के जेल में सिघानिया परिवार की प्रिंसेस है। फिर थोड़ा डरने का नाटक करते हुए निसा की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कर आगे बोला, अरे मैडम मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। ये बोल के डरने का नाटक करने लगा जैसे कई वे सच ने निसा की बातों से डर गया हो। वहीं निसा उसको डरता देख के खुश होकर और घमंड भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ अब तो अब आए अपने असली औकात ने, तुम जैसे लोग ऐसे ही हम बड़े लोगों के आगे डर से अपने दुम हिलाते फिरते हैं, हम जैसे बड़े लोगों के आगे। ये बोल के घमंड से मुस्कुराने लगी। वही उसकी बात से उस इंस्पेक्टर में उसको देख के फिर से दोबारा हंसने लगा। वही उसके साथ सभी पुलिस हंसने लगे, जैसे उन सब ने कोई बहुत बड़ा जोक सुना हो। और नहीं तो क्या, ये जोक से कम भी नहीं था। निसा शायद जेल आने से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए तो सबसे सिघानिया का प्रिंसेस बता रही है, पर वे भूल गई है कि उसकी असली पहचान। अब सबको पता है कि वे सिघानिया की असली प्रिंसेस नहीं है बल्कि नकली प्रिंसेस है। वही सबको हंसता देख के निसा का फेस बिगड़ गया और वे उस सभी को असमंजस की स्थिति ने देखने लगी। तभी उसकी कानों में उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर दिया जो सभी पुलिस वाला से कह रहा था, इंस्पेक्टर, अरे भाइयों, लगता है कि मिस निसा सिघानिया अभी भी अपने सपने की दुनिया में जी रही है। तभी तो ये शादियां भूल गई है कि ये पूरा मूवी को पता है, या फिर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया को पता सच चुका है इन मोहतरमा के बारे में। पर शादियां ये अभी भी अपने सपनों की दुनिया में जी रही है। ये बोल के हंसने लगा और सभी पुलिस वाले हंसने लगे। वही उस पुलिस वाली की बात सुनकर निसा का फेस काला पड़ गया। वे कैसे भूल गई कि उसकी पहचान अब सबको पता चल गई है। वही वे इंस्पेक्टर उसकी तरफ देख के उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे निसा जी, हम सब जानते हैं कि आप कितनी बड़ी है, कि जिसे सिघानिया परिवार ने कचरे से उठाकर अपनी घर की बेटी बना लिया और मैं उनकी खुद की बेटी यानी कि सिघानिया परिवार की प्रिंसेस को उसके परिवार अलग करके खुद उसकी जगह प्रिंसेस बन गई। तो तुम तो हुई ना प्रिंसेस, पर नकली प्रिंसेस, ना कि असली प्रिंसेस। फिर अपनी आंखों ने निसा के लिए नफरत और घिन लिए कहा, मिस निसा, अपनी प्रिंसेस गिरी अन्ना उस सिघानिया मिशन में दिखाना, नहीं तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारी असली औकात दिखाने में, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। और उसको गुरने लगा। वहीं निसा को अपनी बेइज्जती उस इंस्पेक्टर से होने से उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने उस पुलिस वाले से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो वे इंस्पेक्टर और उसकी बेइज्जती करने के लिए क्या कह देता। इसलिए निसा चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। वही इंस्पेक्टर जो कि अपनी चेयर बैठकर अपना काम कर रहा था कि उसको एक फोन आया, जिसे देख के उसने झट से उठा लिया कि उसको उससे कुछ कहा गया, जिसे सुन के उसने यस बोल के फोन रख दिया और एक महिला हवलदार को अपने बुला के और उसको कुछ समझा के भेज दिया। वही महिला हवलदार निसा को खींच के उसके सेल से निकल के उसको खींचते हुए उसको दूसरे सेल में बंद कर दिया। उस सेल में 2 खतरनाक महिला क्रिमिनल पहले से मौजूद थी। वही उसको देख के निसा की हालत खराब हो गया और डर के पीछे हो गई।
वही वे दोनों तो उसको देख के उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि ये दोनों को खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी। उसने से एक उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गई और दूसरी वाली से बोली, अरे कमला देख तो क्या मस्त माल हमारे साथ रहने आई है। ये कहते हुए वे निशा के पास आ गई और उसके पास बैठ के उसके चेहरे पर अपने हाथ छूते हुए बोली, अरे चिकनी तू बड़ी खूबसूरत है, मुझे तो तुमको देख तुमको चखने का मन कर रहा है, और उसको गंदे तरीके से उसको छूने लगी। वही उस महिला क्रिमिनल की बात और उसको ऐसे छूने से डर से कांप गई और उसने उस महिला क्रिमिनल को खुद से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी बिच, दूर रहो मुझसे, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मैं निशा सिघानिया हूँ, सिघानिया परिवार की प्रिंसेस समझी, इसलिए मुझसे दूर रहो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर के दोनों एक दूसरे से देख के हंसने लगी और वे दूसरी वाली जिसका नाम कमला था वे पहली वाली से देख के बोली, अरे माला ताए आज तो अपुन की मजे ही मजे है, देखो तो हमारी सेल में के प्रिंसेस आए हैं, अरे इस प्रिंसेस को चखने में बड़ा मजा आएगा। उसकी बात पर पहली वाली यानी कि माला ताई बोली, सही बोला रे कमला, आज तक तो सिर्फ मामूलिया सी लड़कियां अपुन को मिलती थी, पर आज तो हमें चखने के लिए ये खूबसूरत और प्रिंसेस मिली है। ये बोल के शैतान की तरफ हंसने लगी और उसके साथ कमला भी शैतानों की तरफ हंसने गई। चैप्टर 40 निशा के साथ जबरदस्ती। अब तक निशा को देख के दोनों महिला क्रिमिनल उसको साथ कुछ करने गंद करने की बात करते हैं। अब आगे मुंबई पुलिस चौकी निशा को वो दोनों क्रिमिनल अपने किसी शिकार की तरह देख रही थी। तो वही निशा की हालत तो उनकी बात और नजरों से बहुत खराब हो रही थी। वे जल्दी से खड़ी हुई और जेल की सलाखें पकड़कर वे पुलिस वालों को बुलाने लगी। निशा, इंस्पेक्टर मुझे यहाँ से निकलो वरना तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। फिर एक बार अपने पीछे खड़ी उस दोनों क्रिमिनल को देख के जोर उसको ऐसे चिल्लाने और पुलिस वाला के बुलाने से भी डर नहीं रही थी और ऊपर से उसको देख के हंस रही थी जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। वहीं निशा ने जब देखा कि उसके बुलाने पर भी कोई नहीं आ रहा है तो वे और पैनिक करते हुए और रोते हुए बोली, देखो तुम सब ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो और मेरे था कुछ हुआ तो तुम सबको मेरे पापा और भाई छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आज यही होगा कि मुझे यहाँ से निकालो यहाँ से, नहीं तो तुम सबको अपनी नौकरी गंवा देगी समझे। वही उसकी बात सुनकर कर भी किसी भी पुलिस वाला अपनी जगह से नहीं हिला, जैसे उन सब को निशा की बात सुनाई ही नहीं दे रही है। वही माला ताई जो कब से निशा को ऐसे चिल्लाते देख रही थी उसे अब गुस्सा आने लगा। वे चल के निशा के पास पहुंच के उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर खींचते हुए बोली, साली कब से चिल्लाए जा रही है, तेरे को क्या लगता है कि वे सब पुलिस वाले तेरे को बचाने आएंगे। वही मामा ताई के ऐसे बाल खींचने से निशा रदद से बिरयानी लगी और अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वही माला ताई ने उसको जोर से उसको जमीन पर पटक दिया, जिससे निशा की चिक निकल गई और दर्द होने के बाद भी मामा से दूर होने लगी। वही उसको ऐसा करने से माला ताई उसके पास अपने घुटनों पर बैठ के उसको जब्बे को जोर से अपने हाथ से दबाते हुए बोली, देख चिकनी, हमें जो करना है उसे हमें करने दे, वरना अगर हम जोर जबरदस्ती से किया तो तुम्हें ही दर्द होगा और वैसे भी तुझे भी मजा आएगा। वही उसकी बात पर निशा को उससे घिन आ रही थी, उसको हाथ को खुद से दूर झटक के उसको गुस्से से घुरते हुए बोला, साली कुतिया दूर हो जा मुझसे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वही मामा ताई को निशा के झटकने से गुस्सा आ गया, उसने निशा को थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगी और बोली, हरामजादी, तेरे से प्यार से बात कर रही थी तो तेरे से हजम नहीं हो रहा है, अब तुम देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ, और उसको मरती रही जब तक कि निशा की हालत खराब नहीं हो गई। फिर उसने कमला को देख बोली, पकस साली के हाथ, आज इसकी सारी अकड़ निकलती हुई। वही कमला ने निशा के दोनों हाथ थाम के जमीन से लगा दिया। अब निशा पूरी तरह से लेट हुई थी और कमला ने उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके पकड़ रखा था। वहीं निशा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वे कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी माला ताई उसके ऊपर के लीन होते हुए और उसको चेहरे से अपने हाथ से छूते अपने हाथ को उसके गले पर उसकी सीने पर घुमाते हुए बोली, अरे चिकनी, ना जाने कितनी लड़की को छुआ है पर उसने वे बात नहीं, पर तुम तो साला मंस्तपिस हो, साला रुका नहीं जा रहा है। ये बोल के उसके गले पर अपने होठ रख दिया, उसको किस करने लगी और उसको अपने दांतों से उसके गले को काटने लगी। वहीं निशा की तो रूह कांप गया। माला ताई की हरकत से वे रदद से तड़पते हुए माला ताई को खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर माला ताई को उसके गिड़गिड़ाने या चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माला ताई तो उसको चखने में बिजी थी, कभी उसके गले कभी उसके सीने तो उसके पेट कमर, निशा के जिस्म पर हर जगह पर माला ताई के काटने के निशान बन रहे थे। ये सब उसने निशा के साथ 1 घंटे तक किया। वहीं निशा के कपड़े हर जगह से फट गए थे और उसकी शरीर से जगह जगह से कटने से ब्लड भी आ रहे थे, और वही माला ताई के बाद कमला ने भी वही सब निशा के साथ किया। लगभग 2 घंटे बाद उस सलाखों के अंदर से निशा के चिल्लाने की आवाज आनी बंद हो गई थी कि निशा बेहोश हो चुकी थी। तो उसकी बेहोश देख के माला ताई बोली, साली इतने में ही नहीं बेहोश होगी, अभी तो अच्छे से मजे भी नहीं लिया।
वही इंस्पेक्टर ने निसा की चिक बंद होने से उसने उसी महिला हवलदार को भेजा और बोला उस लड़की को उसके लॉकअप में बंद कर दो, ये बोल के अपने काम करने लगा। वही वे महिला हवलदार अपने एक को अपने साथ ने लेकर उस लॉकअप के पास आए और देखा तो निसा की हालत देख के उनको उस पर तरस आ रहा था, पर दोनों क्या ही कर सकती थी, उन दोनों ने उसको लाके उसके लॉकअप में बंद कर दिया। वही इंस्पेक्टर ने किसी को फोन करके कहा, सर जैसा आपने कहा था उसे भी बुरी सजा दी है कि निसा सिघानिया की रूह भी कांप गई है, आज के बाद खुद को देख के उसको खुद से ही नफरत करगी। वही दूसरी तरफ से कुछ कहा और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फोन कटने के बाद इंस्पेक्टर ने खुद से बोला, निसा सिघानिया तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है कि जिससे कि उसको टॉर्चर करने के लिए, उस इंसान से बदला लेने के लिए तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी देना चाहता है। ये सोच के इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस लिया और अपने काम करने लगा। वही राजस्थान ने श्री को निसा की पल पल की खबर मिल रही थी, उसको भी पता चल गया था कि निसा के साथ क्या हुआ है, और थोड़ा हैरान तो वे भी हो गई थी कि उससे पहले निसा को ऐसे कौन टॉर्चर करवा रहा है, पर कुछ समय बाद उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसको निसा की हालत खराब देख के उसके दिल को सुकून मिल रहा था। श्री मुस्कुराते हुए बोली, निसा सिघानिया तुम्हार नया दुश्मन तो कमाल का है, क्या सजा दिया है तुम्हें, मैंने भी इतनी मस्त सजा तुम्हारे लिए नहीं सोचा था, चलो जो भी हो अभी के लिए ये सजा तुम्हारे लिए काफी है, वैसे भी मुझे तुमको पानी बिन मछली तड़पते हैं, वैसे तुमको तपते हुए देखना है, ये बोल के हंसने लगी। पर श्री को क्या पता कि जिस दुश्मन की वजह से उसके फेस पर मुस्कान आ गई वे को और नहीं वेद है, यानी कि उसका पति ही है जिसने निसा को टॉर्चर करने को बोला, साथ और अनजाने ही सही वेद की वजह से श्री इतनी खुश हो रही है निसा की ऐसी हालत देखकर। कोष्टक च 41 अमर जी का पछतावा रोना। तक श्री को भी निसा की हालत खराब देख के उसके दिल को सुकून मिलता है। अब आगे। सुबह का समय मुबी सिघानिया मिशन सभी काफी परेशान थे, आज 2 दिन हो गया था निसा को जेल गए, पर फिर किसी के भी उसका बेल कराने ने लगे थे, पर केस इतना मजबूत था कि निसा का बेल होने में मुश्किल हो रहा था। पार्थ भी कोशिश करके के बाद भी निसा का बेल नहीं हो रहा था, और वही अमरजीत तो निसा के जेल जाने के बाद से काफी चुप चुप थे और उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया निसा को जेल से बाहर निकालने के लिए। वही शीतल जी का रो रो के अपनी हालत खराब कर लिया था, उसकी हालत देख के सभी परेशान थे, हाल ने सिघानिया परिवार परेशान होके बैठा था और अमरजी एक सोफे पर चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे, तो पार्थ अपने पापा को देख रहा था जो निसा के जेल जाने के बाद से चुपचाप से थे। जब पार्थ से नहीं रहा गया तो बोला पापा, उसकी आवाज सुनकर सब पार्थ को देखने लगे और अमरजी भी बिना किसी भाव के पार्थ को देखने लगे। पार्थ, पापा आपको हुआ क्या है, जब से निसा जेल गई है अपने ना ही उसको जेल जाने से रोका ना ही उसकी बेल करने के लिए कुछ कर रहे हैं, आज 2 दिन हो गया है कि आपको निसा को जेल से छुड़ाने के लिए करना नहीं चाहिए, और हम सब मानते हैं कि निसा ने जो किया वे सब गलत था, पर पापा निसा नादान है, नादानी में उसने गलती कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको ऐसे ही जेल में छोड़ देंगे। वही उसकी बात पर सभी को सही लगी, पर अमर जी को पार्थ की बात सही नहीं लगी कि उनके मन में तो सत्यजीत जी के बातों का गहरा असर हुआ था। जब सत्यजीत जी ने उनसे निसा के जेल जाते समय कहा था कि उसको खुद की बेटी से ज्यादा गोद ली गई बेटी पर भरोसा किया है, और इन 2 दिनों ने अमर जी के मन में एक ही बात चल रही है, क्या सच में उन्होंने अपनी बेटी से ज्यादा गोद ली गई बेटी पर किया? शायद इसीलिए उनकी बेटी उनसे इतनी दूर हो गई है। तभी शीतल जी की आवाज से अपने होश में आए और शीतल जी को देखने लगे। वही शीतल जी अमर जी के पास आके उनके हाथ जोड़कर के बोली, अमर जी प्लीज हमारी गुड़िया को, हमारी निसा को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी बेटी को बचा लीजिए, हमारे बच्ची मासूम है, उसने कुछ नहीं किया है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वे ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्लीज हमारी बेटी को छुड़ान, जेल से पता नहीं कैरी होगी हमारी बच्ची। ये बोल के शीतल जी रोने लगी तो पार्थ ने उनको संभाल लिया। पार्थ अमर जी को की तरफ देख बोलने को हुआ कि उसको अमर जी की आवाज सुनाई दी। अमर जी क्या कहा तुमने शीतल की, हमारी बेटी कुछ नहीं कर सकती, और तुम अभी भी निसा की सारी करतूत उस फोटो और वीडियो ने देख लेने के बाद भी तुमको वे गलत नहीं लग रही, और तुम्हें पार्थ तुमको भी उसके इतना कुछ देखने के बाद भी निसा की नादानी लग रही है, इतना भरोसा है निसा पर, कई सारे सबूत देखने के बाद भी वे तुम सबको सही लग रही है, वाह क्या प्यार और विश्वास है, ये बोल के ताली बाजा के हंसने लगे। वही उनकी बात सुनकर और उनको हंसते देख के सब उनको देखने लगे तो पार्थ ने बोला, पापा आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी बात पर अमर जी ने गुस्से से चिल्ला के बोला, मैं कहना ये चाहता हूँ जितना भरोसा हमने निसा पर किया उतना है भरोसा अपने खुद की बेटी पर की नहीं किया, कि वे भी तो उस समय छोटी थी, नादान थी, वे भी तो मासूम थी, तर नहीं हमने क्या कि अपनी खुद की बेटी पर भरोसा नहीं किया और नहीं उससे वैसा प्यार दिया जिस पर उसका हक था। सही कहा पापा ने कि अगर हमने अपनी बेटी को वे भरोसा और वे प्यार दिया ही नहीं था, अगर हमने निसा के आ जाने के बाद से अपनी खुद की बेटी को नजरअंदाज कर दिया था, निसा की वजह से हम खुद की बेटी को भूल गए, ये सब निसा की वजह से हुआ है, ना वे इस घर में आती ना हमारी खुद की बेटी हमसे दूर होती,
ये बोलते हुए अपने घुटनों पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वहीं पर वे फुट फुट के रोने लगे और रोते हुए अपने दोनों हाथ को आगे करके उसको देखते हुए बोले, जब मेरी प्रिंसेस का जन्म हुआ था तो सबसे पहले मैंने लिया था उस अपने इन्हीं हाथ थामकर अपने सीने से लगाया था और उसी दिन से हमारी जान बन गई थी। उनके साथ खेलना मेरा सबसे पसंदीदा काम था, इसलिए मैं आज बस अपनी प्रिंसेस के साथ टाइम बिताने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए ऑफिस से जल्दी भाग आता था। और जब उन्होंने मुझे पहली बार पापा बोला था, वे दिन मेरे लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन थी और मेरी प्रिंसेस को छोटी सी खरोंच भी आ जाती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। पर निशा के आते हुए हम उतनी प्रिंसेस से धीरे धीरे दूर होते चले गए और उसको ऐसी चोट दिया है जिसका दर्द भी हम अंदाजा भी लगा सकते। और मैंने तो सबसे ज्यादा दर्द दिया है अपनी प्रिंसेस को, मैंने तो उस पर अपनी प्रिंसेस पर हाथ भी उठाया था। ये सब उस निशा की वजह से हुआ है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। ये बोल के अमर जी खड़े हुए। इस समय उनकी आंखों ने निशा के लिए गुस्सा और श्री को खोने को दर्द था। वे अपने तेज कदमों से मिशन से बाहर निकल गए। सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्य हैरान और परेशान खड़े रह गए। वही पार्थ को भी अपने पापा की बात सुनकर के ऐसे सदमा लग गया था, उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे निशा को बेल दिलाने के लिए और जी से कह सके। वही शीतल जी तो मानो उसका दिमाग काम ही करना बंद कर दिया था। उस दिन सत्यजीत जी की बात तो आज अमर जी की बात से वे पूरी तरह से उनका दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया था और वे बेहोश होकर गिर गई। पार्थ जो उनके पास था उसने उसको संभाल लिया और सामर्थ को डॉक्टर को बुलाने को बोल के शीतल जी को कमरे में ले गया। वही श्री जो कि कुछ देर पहले ही अपनी किसी मीटिंग से अपनी केबिन में आके उसके अपने लैपटॉप को खोलकर सिंघानिया मिशन की फुटेज लाइव देखने के लिए चालू किया था कि उसको अमर जी उसकी बात और उनको ऐसे फुट के रोते देखा। पर उसने उसको ज्यादा नहीं देखा है, अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी आंखों को बंद करके चेयर से टीका लिया। उसकी बंद आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया। उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल था। वही अमर जी सिंघानिया मिशन से निकल के महादेव मंदिर आ गए थे और हाथ जोड़कर के घुटनों पर बैठ के महादेव को देख बोले, हे महादेव, मैं भी ऐसा अभागा बापू की खुद की बेटी को भी प्यार नहीं दे पाया और नहीं खुद की बेटी पर भरोसा किया। पर आप तो जानते हैं ना, मैंने तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। और मैं क्या करता महादेव, मैंने कि सही का साथ दिया था तो कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई कि महादेव आज मेरी बेटी मुझे अपना कुछ नहीं मानती है कि महादेव। ये बोल के महादेव के आगे रोने लगे कि तभी उनके पीछे से मदन की पुजारी बाबा की आवाज सुनाई दी। पुजारी बाबा, ये सब आपकी गुनाहों सजा है कि आप अपनी बेटी से दूर है। वही उनकी आवाज सुनकर अमर जी खड़े हो के पुजारी बाबा को देखने लगे। तो पुजारी बाबा उनके सीने आके खड़े होके उनको देख बोले, आपने अपनी बेटी को जो दर्द दिया है उसकी कोई सदमा नहीं है। आपने जिस बेटी के जन्म के बाद अपने सीने से लगा के रखा था उसी बेटी को एक दूसरी बेटी आने से उसको भूल गए और यही नहीं, उसको बेटी को दूसरी बेटी के एक बार कहने से उसको गुनहगार मान लिया और आपने उसको सजा दिया। तो उसी सब का नतीजा है कि आपकी खुद की बेटी आपको अपना नहीं मानती और वे अपनी जगह सही है। जिस परिवार में उसको पराया कर दिया वे भला कि उस परिवार को अपना माने। और क्या आपने अपनी बेटी को खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया था तो आपको क्या लगता है वे आपको मौका देगी? वही अमर जी पुजारी जी की बात समझ रहे थे। वे उनको आंसू भरी आंखों से उनको देखते हैं, फिर अपना सिर झुका लेते हैं और रोने लगते हैं। 42 श्री के दर्द से अमर जी का रूबरू होना। अब तक अमर जी सिंघानिया मिशन से निकलकर महादेव के मंदिर आ गए जहां उनको उस मदन के पुजारी उनसे मिलते हैं। अब आगे अमर जी पुजारी जी की बात सुनकर के सिर झुकाने रोने लगते हैं और रोते हुए ही बोला, पुजारी जी जानता हूँ मैंने गलती किया है पर उसकी इतनी बड़ी सजा की मुझे मिल रही है कि मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर हो गई। उनकी बात पर पुजारी जी बोले, आपकी नज़र ने आपको एक गलती है पर आपको नहीं पता कि आपकी एक गलती है। आपकी बेटी के उसके जीवन की सबसे बड़ा दर्द था कि उसके खुद का परिवार उस पर विश्वास नहीं किया और आपकी इसी गलती की वजह से उसके एक पूरा जीवन इस दर्द से समाप्त हो गया। पर उसके अपनों ने उस पर भरोसा नहीं किया, उसके अपने ने ही उसको मौत के मुंह सुला दिया। अब जब उसको महादेव ने उसको नया जीवन दिया है तो उसके मन में अपने के लिए सिर्फ नफरत, बेशुमार नफरत और कुछ नहीं है। वही पुजारी जी की बात सुन के अमर जी हैरान होके अपनी जगह जम गए और एकटक पुजारी जी को देखने लगे। अमर जी पुजारी जी को देखते हुए हकलाते हुए बोले, क्या बोल रहे हैं आप? ये बोलते हुए अमर जी का शरीर पूरा कांप रहा था। वही पुजारी जी उसकी बात सुनकर बोले, मैंने जो बोला वे सब सत्य है। आपकी बेटी मौत को मात देने आए हैं। ये यूं कहे कि महादेव ने आपकी भक्त को जीने का दूसरा मौका दिया है। तो वही अमर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे लखा गए।
उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी मौत के वापस आए है। फिर खुद को संभालकर अपने भरे गले से पुजारी जी के आगे हाथ जोड़कर कर बोले, कृपया मुझे सब सत्य से बताइए कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। वे अपने परिवार से इतनी नफरत क्यों करती है, कृपया मुझे बताए पुजारी जी। उनकी बात पर पुजारी जी ने उनकी तरफ देखा जहां उनको अमर जी के चेहरे पर एक हार हुआ बाप दिखाई दे रहा था जो अपनी बेटी के दूर जाने का कारण जानना चाहता था। तो पुजारी ने भी हाँ कह दिया और अमर जी को अपने पीछे आने का बोल दिया और मंदिर के आ गए पर एक छोटा सा कुटिया बना था। पुजारी अमर जी को लेके उस कुटिया में आ गए। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस महादेव की मंदिर में अमर जी आए थे ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ के पुजारी जी भी बहुत ज्ञानी है। पुजारी जी अमर जी को देख के बोले, आपको यहाँ पर इस चटाई पर लेटना है। तो अमर जी भी पुजारी जी के बात मान के उस चटाई पर लेट जाते हैं। तो पुजारी उनका दाहिना हाथ लेके और अपने बाएं हाथ में लेके उस पर महादेव का अभिमंत्रित कलावा बाते हैं। फिर वे अपने आसन पर बैठ जाते हैं और अपना के हाथ अमर जी के सिर पर रखते हैं और अमर जी से बोले, आपको आपकी बेटी के दर्द से रूबरू कराने जा रहा हूं पर ध्यान रहे आप उसको अपनी आंखों से सब देख सकते पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं आप उसको रोक पाएंगे। वहां सिर्फ आपकी रूह को उस समय ने लेके जा रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ मत छोड़िएगा। और अमर जी को आंखें बंद करने को कहते ही तो अमर जी भी हाने अपना सिर हिला के लेट जाते हैं। वही पुजारी जी मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब अमर जी अपनी आंख खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वे इस समय अपने मिशन में खड़े थे कि उनको पुजारी जी की आवाज सुनाई दी। तो अमर जी ने अपने बगल में देख तो पुजारी जी भी उनको दिखाई दिए। पुजारी जी, आज का दिन आपको याद है कि आज के दिन क्या हुआ था? तो अमर जी पुजारी जी के बात पर मिशन को देखने लगे और याद करने लगे कि आज के दिन क्या हुआ था। तो उनको याद अपने लगा कि वे आज की ही दिन था जब निशा घर आई थी। तो वे पुजारी जी की तरफ देख बोले, जी पुजारी जी, आज के दिन ही तो निशा को घर लाया गया था पर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हैं? तो इस पर पुजारी जी अमर जी के तरफ देख मुस्कुरा के बोले, यही से तो शुरुआत हुई है आपा की बेटी के दर्द का। और उन्होंने अमर जी को सामने देखने का इशारा किया। वही सामने से ही एक छोटी सी बच्ची को और सिघानिया परिवार दिखाई दी। वही वे बच्ची को और नहीं श्री थी जो कि खुश हो रही थी कि उसको एक बहन मिल गई है, इसलिए वे खुशी से नाच रही थी और सिघानिया परिवार उसको देख के हंस रहा था। वही अमर जी ने जब अपनी बेटी को खुद के सामने देखा तो उसको छूने के लिए आगे लिए कि पुजारी जी रोकते हुए बोले, मैंने पहले ही बोला है कि सिर्फ आप देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी बात पर अमर जी के कदम रुक गए। वे अपनी आंसू भरी आंखों से श्री को देख रहे थे। तभी पुजारी जी ने कहा, आप आपने देख के बताए कि वे निशा के आने से खुश है या दुखी है। उसकी बात पर अमर जी ने एक नज़र उनको देखा, फिर श्री को देखते हुए बोले, मेरी बेटी निशा के आने से खुश है कि उसको एक बहन मिल गई। अमर जी के बात पर पुजारी जी सिर्फ मुस्कुराए रह गए। वही अमर जी ने अपनी आंखों से निशा के आने के कुछ दिनों को देखा जहां श्री खुशी थी। निशा के आने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि श्री को कोई परेशानी है निशा के रहने से, बल्कि वे तो काफी खुश थी। 43 श्री के दर्द से अमर जी का रूबरू होना -2। अब तक पुजारी जी अमर जी को श्री के दर्द से रूबरू करने के लिए उस समय में अमर जी को लाते हैं। अब आगे अमर जी इस समय श्री के कमरे के बाहर खड़े थे तो पुजारी उनकी तरफ देख बोले, चलिए अब आपकी बेटी के दर्द से रूबरू होने का समय आ गया है। से बोल के पुजारी जी अमर जी को श्री के कमरे में ले आते हैं। तो वही पुजारी जी के बात सुनकर अमर जी के कदम जो वे श्री के कमरे की तरफ ले रहे थे उनको बहुत है भारी लग रहा था। जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटी सी श्री सुकून से सो रही थी। ये देख के अमर जी के फेस पर मुस्कान आ गई, पर थोड़ी ही देर में उनकी मुस्कान चिता में बदल गई कि श्री की जो सुकून से सो रही थी अब उसके फेस पर डर और घबराहट थी। वे नींद से है रोने और तड़पने लगी। ये देख अमर जी उसके पास जाने के हुए कि पुजारी जी ने रोक लिया और ना में अपना सिर हिला दिया। अमर जी तड़प के बोले, हमें जाने दीजिए पुजारी जी, मेरी बच्ची वहां तड़प रही है। ये बोल के रोने लगे। जिस पर पुजारी जी बोले, आपको पहले है कहा था कि आप सिर्फ देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कुछ कर सकत है। वही पुजारी जी की बात पर अमर जी बेबस नजरों से अपनी बेटी को देखते हैं तो वही छोटी सी श्री एक चिक के साथ उठ के बैठ जाती है और माँ माँ कह के रोने लगती है। पर इस समय उसके पास कोई नहीं था, वे तो अपनी माँ पापा के पास ही सोती थी। तो आज उसकी मापा ने उसको उसके रूम में की सुला दिया। फिर श्री रोते हुए ही अपने बेड से उतर कर वे बाहर जाने लगी तो अमर जी भी उसके पीछे आते हैं तो देखते हैं कि श्री उनके कमरे में जा रही है। श्री जब कमरे में आती है तो बेड के कुछ दूर ही खड़ी होकर रोने लगती है। तो अमर जी को समझने नहीं आता है कि श्री बेड के पास जा रुक की गई। तो वे अपनी नज़र बेड पर करते हैं जहां उनको बेड पर शीतल जी और निशा और वे खुद सो रहे थे और निशा उन दोनों के बीच में सो रही थी कि अमर जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि ऐसे जाने अजाने में ही श्री की जगह उन्होंने निशा को देख दिया था। जहां श्री रोज सोती थी उस जगह निशा को सुला के श्री के उसका पहला हक थी अपने माँ बाप के बीच में सोना, वे हक निशा को दे दिया।
तो यहाँ से शुरुआत हुई श्री के हक को निशा को देने का सिलसिला है। वही श्री रोते हुए है अपने कमरे में भाग जाती है तो अमर जी भी उसके पीछे आ जाते हैं तो श्री के मुंह से सुनते हैं कि श्री माँ पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने मेरी जगह निशा को दे दिया। ये बोल के जोर जोर से रोने लगी तो उसके सामने खड़े अमरजीत तड़प के रोते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, हम अब से बहुत प्यार करते हैं, हमें माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुमसे तुम्हारे हक जाने अजाने अब से छीन लिया। और ये बोल के रोने लगे तो पुजारी जी उनकी तरफ देख बोले, खुद को संभालते, अगर अभी ही हिम्मत हार जाए गए तो आगे कैसे अपनी बेटी का दर्द देख पाएंगे। तो अमर जी खुद को संभाल कर बोले, नहीं, मैं अपनी बेटी के हर दर्द को देखना चाहता हूं कि मेरी बेटी ने इतने दर्द सहे हैं। ये बोल के खुद को शांत किया। वही अमर जी हर समय ने पहुंच के अपने आंखों ने सामने श्री को साथ किया गए बुरे बर्ताव और उसको उसकी गलती ना होने पर भी श्री को ही गलत समझ, ये सब अनेक लगा। अमर जी ने ये भी देखा कि निशा ही बस करती थी और इल्जाम श्री पर लगाती थी। उन्होंने देखा ऐसे निशा खुद को स्कूल के बाथरूम में अपने दोस्तों से खुद को बंद कराया और इल्जाम श्री पर लगाया। ऐसे शीतल जी ने श्री को सजा दिया। ऐसे श्री बीमार होने पर भी कोई भी उसको देखने के लिए अस्पताल नहीं गया। सिर्फ श्री के दादा और दादी ही उसका साथ नहीं छोड़ा था, वे ही श्री पर भरोसा किया। वही अमर जी अब उस समय में खड़े थे जब उन्होंने श्री पर निशा ने खुद को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। अमर जी ने देखा कि ऐसे निशा ने खुद को चोट लगा कि श्री को फसान था। अमर जी देख रहे थे कि किसी ने भी श्री के बात पर भरोसा नहीं किया, उसके लाख कहने के बाद भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने तो अपनी बेटी पर हाथ भी उठाया और उसको ये बोला कि वे अब पता नहीं रह गई, वे हेतल जाएगी। और उसको उस दिन कमरे में बंद कर दिया और हेतल के लिए भेजने के लिए तैयारी करने लगे और सुबह होते ही उसको हेतल ले जाने के लिए तैयार हो गए और कुछ श्री खींचते हुए ले जाने लगे। वही अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी जो उनको श्री को हेतल ने डालने के लिए मना कर रहे थे। तो वही पूरा सिघानिया परिवार श्री के जाने से ऐसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शीतल और पार्थ भी अपना मुंह मोड़ के खड़े थे। वही श्री रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर किसी को ऐसे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वही अमरजी जो ये सब देख रहे थे वे अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, जो बेटी हमारे परिवार की प्रिंसेस और जान थी, अब उस बेटी के होने ना होने से हमारे परिवार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बोलते आंसू की धारा बहने लगी। वही अब अमरजी उस समय ने थे जब श्री के हेतल गए हुए 1 महीने हो गया था। तो वही सिघानिया परिवार में श्री के घर से गए 1 महीने हो गए थे, पर किसी को भी उससे मिलने की नहीं गया था। वही सत्यजित जी श्री से मिलने जाने की बात करते हैं तो अमर जी मना कर देते हैं और वही निशा तो इस घर की प्रिंसेस बन गई थी। वही ये सब देख के अमर जी खुद से बोले, कितना बदनसीब बाप हूँ जो आपने ही बेटी की जिंदगी अपने ही हाथ बर्बाद कर दिया। आज खुद से नफरत हो रही है, जिस पर बेटी को मैंने अपने सीने से लगा के रखना था उसको खुद से परिवार से दूर कर दिया था। ये बोल के रोने लगे। फिर समय बदला। अब अमर जी उस समय में खड़े थे जब सालों बाद श्री घर आई थी, पर किसी ने भी उसके आने की खुशी नहीं हुआ। सब अब भी उससे ना ठीक से बात करते थे, ना पास आने देते थे, सबको सिर्फ निशा ही दिखती थी। वे तो ऐसे अब इस घर के लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। अमर जी ने देखा कि कैसे श्री सबका प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। जिसे श्री कितना रोती तड़पती थी, पर कोई भी उसको प्यार नहीं दिया जो उसको मिलना चाहिए था। निशा के आने से तो जैसे श्री का वजूद ही सिघानिया परिवार के लिए नहीं रह गया था। हर दर्द तकलीफ अमर जी अपनी आंखों से देख रहे थे जो उन्होंने उनके परिवार ने खुद की घर की बेटी को दिया था, वे भी किसी पराई लड़की के लिए। आज अमर जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है, वे गुनहगार है, अपनी खुद की बेटी थे। वही समझ फिर बदला। अब अमर जी उस समय ने खड़े थे जब वेद और निशा की सगाई होने जा रही थी। श्री ने उसके पास आके कहा था कि श्री पापा, ये सगाई मत कीजिए, आप ऐसे कैसे मेरे वेदू की सगाई निशा से कर सकते हैं, आपको तो पता है मैं वेदू से बचपन से प्यार किया है, प्लास ऐसा मत कीजिए पापा। पर उन्होंने कहा कि वे वेद के लायक क्या किसी की अच्छे लड़के के लायक नहीं है और वे निशा की शादी वेद से ही कर गए। ये बोल के चले गए। श्री कितना बोला कि उसके प्यार को तो अब मत छीनो, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। फिर समय बदला। अब अमर जी वहां खड़े थे जहां श्री की मौत हुई थी। अमर जी देखते हैं कि वे एक खंडहर से घर में खड़े हैं और किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। अमर जी उस आवाज की पीछे आ तो सामने का नजारा देख के उनके होश उड़ गए कि सामने निशा अपने हाथ में चाबुक लिए श्री को बेदर्द से मर रही थी। वही श्री अधमरी हालत में दर्द से तड़प रही थी। तो अमर जी अपने होश में आते हुए चिल्ला के बोला, छोड़ दो, मेरी बच्ची को की मार रही हो, मत मारो। ये बोल के अपने हाथ जोड़कर कर बोतल रहे थे तो पुजारी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ स्वयं नहीं है, सिर्फ आपकी सोल है जो कि आपकी बेट के पास में आए हैं। उनकी बात पर अमर जी रोते हुए बोले, तो मैं क्या करूँ पुजारी जी, अपनी बेटी को अपने ही आंखों के सामने तड़पते से कि मैं कैसे खुद को संभालूं। ये बोल के रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, आपको खुद को संभाला होगा, वरना आगे आप जो होगा वे देखने के लिए कैसे तैयार करेंगे। 44 अमर जी का एक बाप के रूप में हारना। अब तक
अमर जी अपनी बेटी के दर्द से रूबरू हो रहे थे कि उनकी बेटी ने कितना दर्द सहे है। अब आगे अमर जी श्री को मार खा देख के तड़प रहे थे, तभी अमर जी देखते हैं कि निशा फिर खुद को चोट पहुंचाती है और पार्थ को फोन करके करके बोलती है ये कह के कि श्री ने उसको किडनैप किया है। वही कुछ समय बाद पार्थ और देव वहां आते हैं। पार्थ आते ही श्री को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है और जब श्री कहती है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, पर पार्थ उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और श्री से कहता है कि वे उसकी बहन नहीं है, उसकी सिर्फ एक बहन है, वह निशा, ना कि वे उसकी बहन है, वे उनके लिए मर गई है। जिसे श्री गुस्सा में निशा पर गन तान देती है, पर उसके चलने से पहले है पार्थ और वेद उस पर गन चला देते हैं। तो वही श्री को गोली लगते ही अमरजीत जोर से चीख पड़े प्रिंसेस। इसी के साथ वे उठ के बैठ गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। अमरजीत श्री के पास से बाहर आ गए थे और अब भी उनके आंखों के सामने श्री के मौत का मंजर चल रहा था। वे अपनी करती हुई आवाज ने बोले, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। कि तभी उनके कानों में पुजारी जी की आवाज सुनाई दी। पुजारी जी, आपने जो देखा वे सब बिल्कुल सत्य है। आपकी बेटी को महादेव ने जीने का दूसरा मौका दिया है कि महादेव अपने भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते हैं और आपकी बेटी तो महादेव की सच्ची भक्त है, तो महादेव अपनी सच्ची भक्त के साथ अन्याय कैसे होने देते। जो परिवार का प्यार आपकी बेटी को उस जन्म में नहीं मिला, वे प्यार इस जन्म में महादेव ने उसका दोगुना प्यार जन्म में मिले रहा है और उनकी सच्ची मोहब्बत भी इस जन्म में मिलेगा। वही पुजारी जी की बात सुनकर अमर जी उनके आगे हाथ जोड़कर कर रोते हुए बोले, क्या कभी भी मेरी बच्ची मुझे माफ करेगी और क्या कभी मैं उसको अपने सीने से लगा पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं एक बाप के रूप में हार गया। मैं हार गया अपनी बच्ची की परवरिश करने में। मैं हार गया अपनी बच्ची की नज़र, ना एक अच्छा बाप बन पाया, ना उसका रक्षा कर पाया। मैंने खुद ही अपनी बेटी को मौत का कारण बन गया। अगर मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया होता तो ना मेरी बेटी को दर्द सहना पड़ता, ना उसकी मौत होती। ये बोल के बिलक बिकल के रोने लगे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। उनकी बात पर पुजारी जी उनकी तरफ देख बोले, हम ये तो नहीं जानते कि वे आपको माफ करेगी या नहीं, पर इतना अवश्य कहेंगे कि प्रायश्चित सबसे बड़ी तप है। प्रायश्चित करने से तो भगवान भी माफ कर देता है, तो आपके प्रायश्चित से शायद आपकी बेटी भी आपको कभी माफ कर दे। पर यह इतना भी आसान नहीं होगा। आपका प्रायश्चित का फल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और उसने समय भी लगेगा। कि आपकी बेटी का दर्द असनीय है तो उस दर्द को मिटाना इतना आसान नहीं है, पर महादेव पर विश्वास रखिए। महादेव ने जैसे आपको सच्चाई से रूबरू कराए है वैसे है वे आपकी भी सुनेंगे, बस धैर्य रखिए। उनकी बात पर अमर जी ने हाँ ने सिर हिला दिया। फिर पुजारी जी के साथ उस कुटिया से निकल के मंदिर में आ गए और महादेव को आगे हाथ जोड़कर कर बोले कि महादेव, अपने मेरी बेटी को जीवन दान देके इस बाप को अपनी गुनाहों की प्रायश्चित करने का मौका दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। ये बोल के अपना सिर महादेव के प्रतिमा के चरण में झुका लिया और फिर महादेव को देखते हुए अपनी आंखों में निशा के लिए नफरत लिए बोले, और लड़की के वजह से सब हुआ है, उसको तो ऐसी सजा निकलेगी कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी अपना बदला लेके रहेगी, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगी मेरी बेटी करेगी। मैं सब उसके पीछे खड़ा रहूंगा और उसके बदले को पूरा होते हुए देखना। फिर अपनी आंखों में नमी लिए बोले, और मुझे ये भी पता है कि वे सजा तो मुझे भी देगा। फिर एक मुस्कान के साथ बोले, अब तो मैं उसकी सजा को भी हंस के गले लगा लूंगा। अब चाहे मेरी बेटी मुझे मौत की सजा की ना दे दे। ये बोल के महादेव के आगे अपना सिर झुकाया है। फिर पुजारी जी को प्रणाम करके मदिन से निकल गए। वही वेद जो कि अपनी चेरी को देखने के लिए बेचैन था, उसकी गाड़ी आके श्री के ऑफिस के बाहर रुकी और वे अपने गाड़ी से शांत से बाहर आया है। साथ में उसका असिस्टेंट भी खड़ा था जिसका नाम अमन था। वे अपने बॉस को देख के बोला, बॉस मीटिंग का टाइम हो गया है, सब मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। जिस पर वेद ने हाँ ने सिर हिला दिया, ऑफिस के मीटिंग रूम की ओर चल दिया। वही जैसे जैसे वेद के कदम मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी कि आज एक हफ्ते बाद जो अपनी चेरी को देखेगा। मीटिंग और प्रोजेक्ट तो बहाना है, उसको तो अपनी चेरी के पास रखने के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहा था। अमन आगे आके मीटिंग रूम का गेट खोलता है तो सबकी नज़र वेद पर चली जाती है। सब बिजनेसमैन खड़े होकर उसको ग्रट करते हैं। वही श्री अपनी चेयर पर बैठी रही, पर उसकी नज़र भी वेद पर थी। वही वेद की नज़र भी श्री पर थी। श्री को खुद को देखता पाकर उसके होठों मुस्कुराहट आ गई, पर उसने जल्दी ही छुपा लिया और अपने एरोगेट औजार में चलते हुए आके श्री के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। वही श्री ने वेद से अपनी नज़र हटा लिया और मीटिंग चालू करने को बोल दिया। फिर सभी बिजनेसमैन अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और आखिरी में वेद के असिस्टेंट ने प्रेजेंटेशन दिया। वही ये प्रोजेक्ट वेद के को मिला और डिलीट साइन हुआ। वही श्री तो वेद के साथ काम करना तो नहीं चाहती थी, पर वे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती थी और उसको वेद का प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया था और फिर मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में चली गई।
उसने एक बार भी वेद को नहीं देखा। ये देख के वेद आपने मन में बोला, चेरी अपने ठीक नहीं किया, आप हमें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती है, इसकी तो पनिशमेंट तो मिलेगी। ये बोल उनके फेस पर डेविस मुस्कान आ गई। चैप्टर 45 वेद, श्री, रोमांस और गुस्सा। अब तक वेद किसी प्रोजेक्ट के लिए श्री के ऑफिस आता है। अब आगे श्री अपने केबिन में जैसे ही आती है, कोई उसको उसके कमर से थाम के उसको केबिन के ग्रेट से लगा देता है, जिससे श्री चौंक जाती है और अपने सामने वेद को देखती है जो उसके कमर को थाम के उसके बिल्कुल पास था। तो श्री उसको गुस्से से घूरने लगती है। श्री, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सूर्यवंशी, छोड़िए हमें, ये बोल के अपने आप को छुड़ाने लगी। वही वेद श्री की बात सुनकर कर उसके और खुद के पास करके बोला, मैं कहा कोई बदतमीजी कर रहा हूँ मिसेज सूर्यवंशी, मैं तो अपनी बीबी को से मिलने यहाँ आया था, पर मेरी बीबी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, तो सोच क्यों ना मैं ही उसके साथ वक्त बिताने के लिए आ गया। ये बोलते हुए वेद श्री के गालों को अपनी नोच से रब करने लगा। वही श्री को वेद के ऐसा करने से गुस्सा और अशम दोनों आ रहा था। उसने अपने पैर से वेद के पैरों पर दे मारा तो श्री के मरने से वेद ने उसको छोड़ के अपने पैर को थाम लिया और उसको घूरने लगा। वही वेद के घूरने से भी श्री को अफेक ही नहीं पड़ा, वे उसको इग्नोर करके अपनी चेयर पर बैठने जाने लगी। तो ये देख के वेद अपनी आंखें छोटी करके घुरा और जल्दी से श्री के पास जाके उसको अपनी गोद में उठा लिया और उसकी चेयर पर बैठ गया। तो वही श्री तो वेद के इस तरह खुद को गोद में उठाने की वजह से हैरान हो गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वेद को देखने लगी। तो वही वेद उसके ही बड़े प्यार से देख रहा था। इस वक्त श्री काफी क्यूट लग रही थी, जिसे देख के वेद की फेस पर आई मुस्कान और बड़ी हो गई। वही वेद को मुस्काने से ऐसे खुद को गोद में देख के श्री ने खुद को संभाल कर वेद को गुस्से से घुरते हुए बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें, आपका हिम्मत कैसे हुई हमें आपने गोद में बैठाने की और हमारे इतने करीब आने की, छोड़िए हमें, ये बोल के वेद के सीने पर मारने लगी और वेद के गोद से उठने की कोशिश करने लगी। तो वही श्री का बार बार खुद से दूर करना वेद को गुस्सा दिला रहा था। वेद ने श्री के दोनों हाथ थाम के उसकी कमर से लगा दिया और अपने और पास करके गुस्से से घुरते हुए बोला, आप शायद भूल जाती है कि हम आपके पति हैं और आपके पास आने का हक, आपको छूने का हक, आपको महसूस करने का हक, आपकी इन सांसों पर और आपकी दिल की धड़कन, आपके जिस्म और यहाँ तक कि आपके रूह पर भी मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ वेद सूर्यवंशी का हक है, और इस हक को आप क्या महादेव भी मुझसे नहीं छीन सकते हैं। ये बोलते हुए वेद ने श्री के होठों को अपनी होठों में भर लिया और उसको शिद्दत और जुनून के साथ चूमने लगा। वही श्री तो एक बार फिर से हैरान हो गई, पर जल्दी से खुद को संभाल कर वेद को खुद के दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर वेद को दूर नहीं कर पा रही थी। जब वे वेद को दूर नहीं कर पाए तो शांतम से बैठ गई। वे इतना तो जान गई थी कि जब तक वेद उसको नहीं छोड़ेगा वे उससे नहीं छोड़ा पाएगी। वही वेद श्री को शांत देख के थोड़ी देर बाद उसके होठों को आजाद कर दिया और वही वेद के छोड़ते ही श्री गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वेद उसको ही देख रहा था कि श्री का फेस पूरा लाल हो गया था। अब ये गुस्से था या आश्रम से, ये तो हमारी श्री ही जाने पर इस वक्त वे काफी खूबसूरत लग रही थी जिसमें वेद खोसा गया था। तो वेद को खोया देख श्री ने झट से इसका फायदा उठाया और वेद के गोद से खड़ी हो गई। वही श्री के दूर जाने से वेद अपने होश में आया और श्री को देखने लगा जो कि इस वक्त काफी गुस्से में लग रही थी, पर जिसे देख के वेद बाबू भी डर गए और अपने मन में बोला, बेटा वेद गलता है, आज तुम अपनी बीबी के हाथ पिटने वाले हो। और रोमांस के चक्कर में बीबी के अंदर की शेरनी को जगा दिया और फिर थोड़ा मुस्कुरा के ही आपने मन में बोला, पर कुछ भी हो मेरी बीबी गुस्से में भी कमाल लगती है, मन करता है कि इसको अपनी बाहों में भर के खूब सारा प्यार करूं। प्यार तो तब करेंगे वेद बाबू जब अपनी बीबी के हाथ शहीद नहीं होगे, अभी तो आपकी बीबी ज्वालामुखी की तरह गुस्से फटने वाली है, पहले उससे तो बचाए। वही श्री गुस्सा सातवें आसमान पर था, गुस्से से घुरते हुए बोली, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और आपने पास अपनी टेबल पर से उसने एक फ्लावर वास उठा लिया और वेद की तरफ देख मारा और वही वेद की आंखें तो बड़ी हो गई जब उसने फ्लावर वास को अपनी श्री को अपनी ओर फेरते देखा। वे जल्दी से वहां से हट गया, नहीं तो आज उसका सिर तो फुटना ही था। वे श्री को देख के बोला, अरे बीबी क्या कर रही हो, कोई आपने पति को ऐसे किसी भी चीज से मारता है, अरे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम विधवा हो जाओगी। वही श्री को वेद की बातें और गुस्सा दिला रही थी, उसके हाथ ने जो भी आता वे वेद की तरफ दे मारती और गुस्से बोली, पति माय फट, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति और नहीं मैं आपको अपना पति मानती हूँ, इसलिए ये पति पत्नी करना बंद कीजिए, नहीं है आप मेरे पति ना ही मैं आपकी पत्नी हूँ, समझे आप। ये बोल के गुस्से से कांपने लगी। वही वेद श्री की यही बात बार बार कहना कि वे नहीं मानती कि वे उसका पति है वेद को गुस्सा दिला रहा था और उसके दिल में दर्द भी हो रहा था। वे अपने कम श्री की तरफ बढ़ा दिया और उसके सामने खड़ा हो के उसको कमर से थाम के करीब कर लिया और उसकी आंखों में देख के बोला, आपके मानने या न मानने से सच नहीं बदलेगा श्री की आप हमारी पत्नी है, या आप क्या महादेव भी इस सच को झुठला नहीं सकते कि आप हमारी है, और हम ये भी पता है कि आप हमको इतनी जल्दी अपने पति नहीं मानेगी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा जब तक कि आप हमें अपना पति मान नहीं लेती है, हम कोशिश करते रहेंगे। ये सब वेद श्री की आंखों में देखते हुए कह रहा था।
वही श्री भी वेद की आंखों में देखते हुए ही बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको कभी भी अपना पति नहीं मानूंगी और हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, वह है नफरत का और कुछ नहीं। वही उसकी बात पर वेद उसकी तरफ आंखों में देख मुस्कान के साथ बोला, ठीक है तो आप अपनी नफरत निभाइए और हम अपनी मोहब्बत निभाएंगे और देखते हैं कि आपकी नफरत की जीत होती ही या फिर मेरी मोहब्बत की जीत होती है। ये बोल के उसने श्री के सिर को चूम लिया और उसको छोड़ के एक नज़र उसको देख के उसकी केबिन से निकल गया। वही श्री अभी भी ऐसे ही खड़ी, उसने खुद से बोला, जीत तो मेरी नफरत की हो, मैं नहीं हारूंगा, आप हारोगे और आपकी मोहब्बत हारेगी। ये बोल के वे केबिन में बने अपने सिगरेट रूम में चली गई। 46 निशा का बेल होना और अमर जी की नफरत। अब तक वेद श्री को ये कह के चला जाता है कि उसके मोहब्बत की जीत होगी। अब आगे सुबह का वक्त, पुलिस चौकी पार्थ इस समय पुलिस चौकी में निशा का बेल कराने आया था। आज 4 दिन बाद निशा का बेल मिली थी और निशा को एक महिला हवलदार लेके आती है तो वही निशा की हालत देख के पार्थ हैरान हो जाता है और वे गुस्से से इंस्पेक्टर से कहता है, पार्थ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टॉर्चर करने की। आर गुस्से इंस्पेक्टर को घुरने लगता है। वही पार्थ की बात पर इंस्पेक्टर कहता है, इंस्पेक्टर चिल्लाने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिघानिया, ये आपकी बहन की हालत की जिम्मेदार वे खुद है। वही महिला क्रिमिनल से जाके उनसे आपने सिघानिया परिवार की प्रेसिस का रौब झाड़ रही थी जिसे गुस्से में उस महिला क्रिमिनल ने इनकी ये हालत कर दिया है। वे तो हम समय से पहुंच के इनको बचा लिया, नहीं तो ये यहाँ ठीक से खड़ी होने की हालत में नहीं दिखती। वही इंस्पेक्टर की बात पर पार्थ आपने गुस्से की घुट पी के रह गया और वे निशा के पास आ गया। तो वही पार्थ को देख के निशा रोने लगी और रोते हुए बोली, भाई मुझे ले चलो, इन लबों ने बहुत टॉर्चर किया है। ये बोल के पार्थ के गले लग के रोने लगी। तो पार्थ उसको अपनी बाहों में संभाल के बोला, नहीं बच्चा आपको रोने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आ गया और आपकी बेल हो गई है, चलिए यहाँ से। ये बोल के उसको अपनी गोद में उठा के पुलिस चौकी के बाहर आ गया। वही उसको बाहर आता देख के उसका असिस्टेंट ने उसके लिए उसकी गाड़ी का गेट खोल दिया तो पार्थ निशा को लेके बैठ गया और अपने असिस्टेंट से बोला, रवि हॉस्पिटल चलो। उसकी बात सुनकर रवि हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी ले लिया। वही सिघानिया मिशन में शीतल जी परेशान होके इधर उधर चक्कर काट रही थी और बार बार गेट की तरफ ही देख रही थी, जिसे देख के सार्थक बोला, बड़ी माँ आप परेशान की हो रही है, भाई गए हैं निशा को लेने और वे उसको लेकर आते ही होंगे। वही सार्थक की बात पर शीतल जी अपने भरे गले से बोली, कैसे ना परेशान हो सार्थक, पता नहीं किसा हालत में होगी मेरी बच्ची। ये बोलते हुए वे रोने लगी तो सार्थक ने उनको गले लगा के बोला, आप परेशान मत होइए, बड़ी माँ निशा ठीक होगी और उनको दिलासा देने लगा। वही अमर जी जो कि बैठे थे उनको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि निशा आए या वे उसी जेल में जीवन भर रहे। उनके मन में तो निशा के लिए अब सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं था और वे अपनी परिवार को भी देख रहे थे कि कैसे किसी पराये के लिए उनका परिवार टेंशन से मारे मरे जा रहा है और जब तक निशा की सच्चाई वे नहीं जान गए वे भी ऐसे ही उस पराई लड़की के लिए मरते थे और उसको अपना बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया और अपनी बेटी को नजरअंदाज कर दिया। ये याद आते ही उनके फेस पर निशा के लिए नफरत और गुस्से का भाव आ गया। उन्होंने अपने आप से कहा, निशा तुमने जो मेरी बेटी को मुझे दूर किया है इसकी सजा तो मैं खुद दूंगा और अपने हाथों से दूंगा। अब तुम देखती जाओ आज से सिघानिया मिशन में तुम्हारा जीना हराम कैसे करता हूँ। ये सोच के उनके फेस पर शक हो गया और अमर जी वहां से अपने रूम में जाने लगे। वही शीतल जी अमर जी को ऐसे रूम में जाते देखा तो वे उनको रोकते हुए बोली, अमर जी आप कहाँ जा रहे हैं, आज हमारी बेटी को बेल मिला है और वे घर आ रही है तो आप उसको आने का वेट नहीं करेंगे कि और पता नहीं किसा हालत में होगी हमारी बेटी। ये बोल के शीतल जी उनकी पास आके उनका हाथ थाम के बोल रही थी। तो वही निशा को हमारी बेटी शीतल जी का कहना अमर जी को गुस्से को कंट्रोल से बाहर होने के लिए काफी था। उन्होंने गुस्से शीतल जी का हाथ झटक के चिल्लाते हुए बोले, बस शीतल बस नहीं है वे लड़की हमारी बेटी सिर्फ एक थी, वो थी श्री सिघानिया और सिघानिया परिवार की प्रिंसेस, ना कि वे लड़की हमारी बेटी है ना। इस परिवार की प्रिंसेस मेरी सिर्फ एक बेटी है, वो है श्री सिघानिया, समझने आए आपको। अगली बार से उस लड़की को मेरी बेटी कहने की हिम्मत भी मत करना। और ये बोल के गुस्से कांपने लगे। वही सिघानिया परिवार तो अमर जी के बात सुन के हैरान परेशान हो गया था और वही गेट पर पार्थ के साथ खड़ी निशा भी हैरान होकर अमर जी को देख रही थी। वही शीतल जी को गुस्से से घूर के अपने कमरे में चले गए कि सभी हैरान से अमर जी को देख रहे थे कि निशा की आवाज सुन के सबकी नजर गेट पर चली गई। तो निशा को देख के शीतल जी खुद को संभाल के भाग के निशा के पास जाके उसको गले लगा के बोली, निशा मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना। वही शीतल जी के गले लगा से निशा रोते हुए उनसे बोली, माँ पापा को क्या हो गया है, वे क्या बोल रहे हैं कि मैं उनकी बेटी नहीं, क्या पापा मुझसे नफरत करने लगे हैं मेरे जेल जाने से। माँ मैं सच में कुछ नहीं किया है, पापा से बोलो ना कि वे मुझ पर भरोसा करे। ये बोल के रोने का और मासूम बनने का नाटक करने लगी।
वही उसकी बात पर पार्थ उसको दिलासा देते हुए बोला, नहीं बच्चा, पापा शायद गुस्से में ये बोल दिया होगा और आप तो जानती है ना कि आपसे पापा और हम सब कितना प्यार करते हैं, इसलिए चलिए शांत हो जाइए और चलिए आपने कमरे में आराम करिए। ये बोल के उसने निशा को अपनी गोद में उठा के उसको कमरे में ले गया और उसको आराम करने को बोल के उसके कमरे से बाहर आ गया। वही हाल में आके अपनी माँ से बोला, माँ ये पापा को अचानक हुआ क्या है जो निशा के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि शायद निशा ने अपनी नादानी में कुछ गलत कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उससे अपना मुंह मोड़ ले। अरे वे इस घर की बेटी है और मेरी बहन है, ऐसे कैसे पापा बोल सकते हैं कि निशा हमारी कुछ नहीं है। वही अमरजीत जो कि पार्थ की सुन लिया था, उनके फेस पर मजाक भर मुस्कान आ गई और अपने मन में सोचने लगे कि इसी लड़की की प्यार में अधे हो के उन्होंने अपनी बेटी के गुनाहगार बन गए और इसी लड़की की वजह से पार्थ ने एक बार भी अपनी खुद की बहन पर गोली चलाने वक्त नहीं सोचा कि वे उसकी खुद की बहन है, अपनी बहन की दर्द और तकलीफ नहीं दिखाई दिया। और आज इस लड़की को थोड़ा सा दर्द क्या हुआ कि पूरा परिवार तड़प उठा। 47 श्री के सवाल और वेद का खुद को गोली मारना। अब तक निशा के लिए अमर जी का बिहेवियर देख के सिघानिया परिवार परेशान था। अब आगे राजस्थान। शाम का समय श्री अपने गाड़ी में बैठ के अकेले है निकल गई थी। इस समय उसके मन में गुस्सा भर था जो कि वेद की बातों से था। वेद का खुद के पास आना और अपनी पति होने का हक जताना, ये सब श्री के अंदर एक तूफान चल रहा था जिसे वे खुद से ही लड़ रही थी। इसलिए कुछ समय अकेला रहने के लिए वे अपने गाड़ी लेके अकेले ही निकल गई थी। उसने अपनी गाड़ी को एक रेत के टिके पर अकेले रोक दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। वही यह पर सिर्फ रेत ही रेत दिख रहे थे। श्री चल के अपने गाड़ी से थोड़ा दूर होके खड़ी होके जोर से चीखी आ और वही अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और आसमान की तरफ देख बोली कि महादेव की हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जब मैंने उनसे मोहब्बत किया तो उन्होंने मुझे सिर्फ नफरत दिया और आज मैं उनसे सिर्फ बेशुमार नफरत करने लगी हूँ तो वे मुझसे मोहब्बत की कर रहे हैं और आप ही बताया उस ईशान को कैसे माफ कर दूँ जिसने मेरी जान लेने में एक बार भी नहीं सोचा था। बोलिए महादेव बोलिए, ये बोल के रोने लगी। वही श्री के गाड़ी के पीछे वेद की गाड़ी आके रुकी। वेद जो कि श्री के ऑफिस के बाहर है अपनी गाड़ी में बैठ के श्री के निकल का इंतजार कर रहा था। जब उसने श्री को अकेले गाड़ी लेके जाते देखा तो वे भी उसके पीछे आ गया था। श्री की गाड़ी के कुछ दूर पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया था और निकल के श्री के पीछे खड़े होके उसके सवाल को सुन रहा था। वेद ने श्री के पीछे खड़े होके ही उसके सवालों के जवाब देते हुए बोला, मैं नफरत तुमसे कभी नहीं किया चेरी, मैंने हमेशा से तुमसे मोहब्बत किया है पर मैंने एक गलती कर दी, अपनी मोहब्बत पर विश्वास नहीं किया और अगर मैंने विश्वास किया होता तो शायद आज हम इस मोड़ पर नहीं खड़े होते और यही ने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। वही श्री जो कि महादेव से सवाल कर रही थी, उसने जब वेद की आवाज सुन तो वे चौंक गई। फिर खुद को संभाल के खड़ी हुई और पीछे पलटी और बिना किसी भाव के वेद को देखते हुए बोली, अच्छा तो आपने मुझसे कभी भी नफरत नहीं की है, आपने मुझसे मोहब्बत किया है, पर मुझे तो नहीं लगता कि आपने कभी भी मुझसे प्यार किया है। क्या प्यार किया है कि अपने प्यार पर गोली चलाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा है ना, यही प्यार है आपका, ये बोल के चीख उठी। वही वेद जो कि श्री के सवाल से उसके आंखों से एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से छलक गई। तो वही श्री आगे बोली, अरे मैं भी किसे बोल रही हूँ जिसे शायद याद ही नहीं होगा कि क्या किया है। ये बोल के वेद को की तरफ गुस्से से देखा और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया और जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंची कि उसको वेद की आवाज सुनाई दी। वेद, मुझे सब पता है चेरी की क्या किया है। ये सुन के श्री हैरान हो गई और वेद की पलटी और वेद को हैरानी से देखने लगी। वही श्री को हैरान देख के वेद ने अपनी आंखों ने आंसू लिए एक छोटी सी मुस्कान के साथ आगे बोला, यही ना कि मैंने अपने इन्हीं हाथ से तुम पर गोली चलाई थी और तुम पर विश्वास नहीं किया, उस निशा पर विश्वास किया। और यही नहीं, मैंने मुझे कितना दर्द दिया, कितना जलील किया, पर मैं ये भूल गया था कि इस लड़की को दर्द दे रहा हूँ, जिसको जलील कर रहा हूँ, उससे मैंने बचपन से ही प्यार किया है। मैंने जो देखा उसी पर विश्वास किया, ना कि तुमसे ये पूछा कि तुम्हारी गलती है कि नहीं। सब उस निशा ने जो हमें दिखाया हमने उसी पर विश्वास किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पर यह भी सच है मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत किया है। वही श्री वेद की बात सुन के हैरान तो हुई पर खुद को संभाल लिया और वेद से देखते हुए बोली, अच्छी बात है कि आपको अपना गुनाह मालूम है, तो मैं आपको उस गुनाह के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। और नहीं है मुझे पर आपके मोहब्बत पर विश्वास है, जैसे आपको नहीं था, जैसे आपने मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं किया था वैसे ही मुझे नहीं करना है। आपके मोहब्बत पर एतबार है, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। ये बोल के वेद को गुस्से से गुड़ने लगी। वही वेद श्री की बात पर हल्के से मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है कि तुम्हें मोहब्बत पर एतबार नहीं है, तो क्या हुआ, मैं अपने मोहब्बत पर एतबार करने तुमको विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया है और इसके लिए मुझे खुद की जान की बाजी की ना लगनी पड़े। ये बोलते हुए वेद ने अपने पास से गन निकल लिया।
वही वेद के हाथ में गन देख के श्री बिना किसी भाव के बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, पर मुझे को ड्रामा देखने का कोई मूड नहीं है, ये बोल के मुड़ गई। और वही वेद श्री की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वही श्री ने जैसे ही अपनी गाड़ी का ग्रेट खोलत के लिए अपने हाथ बताए कि उसको गोली चलने की आवाज सुनाई दी, और जिसे सुन के श्री का दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। श्री अपने धड़कते दिल के साथ पीछे पलटी तो उसके होश उठ गए कि वेद ने खुद के सीने में गोली चला दिया था, पर उसके फेस पर कोई दर्द के भाव नहीं थे, बल्कि वे तो श्री को मुस्कुराहट के साथ देख रहा था कि तभी उसके मुंह से खून आने लगा और वेद के पैर लकदाने लगे। वेद जैसे ही गिरने को हुआ कि श्री जल्दी से आके वेद को थाम लिया और वेद पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या किया आपने, और आपको क्या लगता है कि आपके ये सब करने से आप मेरे दिल में आपने लिए मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे? तो आप गलत सोचते हैं मिस्टर वेद सूर्यवंशी, समझे आप? ये बोल के श्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वही उसकी बात पर वेद श्री के फेस को अपने एक हाथ से छूते हुए बोला, मैं सब तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया है, और अगर उस मोहब्बत पर विश्वास करने के लिए मुझे मरना भी मंजूर है। वैसे भी मैंने भी को तुमको मौत के मुंह में अपने इन हाथ से भेजा था, और इस दिल में तुमसे मोहब्बत तो किया पर भरोसा नहीं किया, तो इसकी सजा तो इसको मिलनी चाहिए, पर हो सके तो अपने वेदू को माफ कर देना। अगर मर गया तो मुझे ये तो खुशी रह गई कि मेरी मोहब्बत ने मुझे माफ कर दिया है। ये बोल के श्री के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ कर लिया। वही श्री जो कि वेद को ऐसे देख के उसके अंदर कुछ टूट रहा, और उसके मन में एक डर ने घर कर लिया कि अगर वेद को कुछ हो गया तो उसने चाहे कितनी नफरत की ना किया हो, पर यह भी सच है कि इसी ईशान से उसने अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत किया है। श्री ने रोते हुए बोली, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप मेरे गुनाहगार हैं, तो मैं आपको सजा दूंगी, ना कि आप खुद को सजा देके मेरी सजा से बच जाएंगे, समझे आप? और आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी कि सजा देने का हक मेरा है, ना कि आपको खुद को सज देने का हक है। और ये बोल के वेद को उठाने गई और जैसे तैसे करके वेद को गाड़ी ने बैठा लिया और खुद डायबिक सीट पर बैठ गई और तेजी से गाड़ी को उस रेत के टीले से रेत को उड़ाते हुए निकली। वही वेद श्री को खुद के लिए एक डर देख के जो शायद उसको खो देने का है, ये देख के वेद अपने मन में बोला, महादेव मुझे मरने का डर नहीं है, मैं तो अपनी चेरी के लिए हजारों बार मर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो भी मुझे इतना यकीन है कि इस सजा से शायद मेरी चेरी की नफरत थोड़ी मन हो जाए। और ये सोच के उसके फेस पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें भारी होने लगी। 48 वेद की क्रिटिकल कंडीशन, श्री का रोना। अब तक वेद खुद को गोली मार लेता है, जिसे श्री उस पर गुस्सा करती है, उसको हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब आगे रात का समय, राजस्थान हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर श्री एक बेंच पर बैठी थी। इस वक्त वे उस इमरजेंसी वार्ड के रेड लाइट को एकटक देख रही थी। उसके फेस पर कोई भाव नहीं था, वे बिना किसी इमोशन के उस रेड लाइट को देख रही थी। उस रेड लाइट को देख देख उसने कितने समय बिता दिए उसको पता नहीं चला। उसकी नजर उस रेड लाइट पर से तब हटी जब वे बंद नहीं हो गया और उस इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आए। उसको देख के श्री जल्दी से डॉक्टर के पास आ गई और वेद के बारे में पूछा, डॉक्टर मिस्टर सूर्यवंशी कैसे है? उसकी बात पर डॉक्टर अपने रमास निकल के बोले, लाडो हुकुम, हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे। हमने उनके शरीर से गोली तो निकाल लिया है, पर उनके शरीर में एक जहर भी मिला है, पर हमने उसे भी निकाल दिया है। पर जहर इतना खतरनाक था कि अगर किसी के शरीर में चला जाए तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, पर हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है जहर निकलेगा, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर सूर्यवंशी खतरे से बाहर है। अगर उनको सुबह तक होश नहीं आए तो बोल के डॉक्टर शांतम हो गए। वही श्री को तो दूसरा झटका लगा था कि वेद ने न सिर्फ अपने आप को गोली मारा बल्कि खुद जहर भी खा लिया था, सिर्फ उसको अपने प्यार पर विश्वास दिलाने के लिए, और उसके कदम डगमगा गए। वे उस बेंच पर बेजान सी बैठ गई, उसका दिमाग काम कर बंद कर दिया था। तो वही डॉक्टर उसको खुद को संभाले को बोल के वहां से चले गए। वही श्री उस बेंच पर बैठ जमीन को एकटक घूर रही थी, तभी वे उठी और हॉस्पिटल के बाहर के तरफ गेट की ओर जाने लगी और हॉस्पिटल से बाहर आए और पैदल ही सड़क पर चलने लगी। उसके पैदल चलने के कुछ दूर पर श्री को मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन के श्री ने अपनी नजर उठाकर देखा तो उससे कुछ ही दूर पर एक मंदिर दिया। उसको देख के श्री के कदम अपने आप ही मंदिर की ओर चल दिया और सीढ़ियों से चलते हुए वे मंदिर में आ गई। तो वही मौसम भी काफी खराब था, जोर से हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे और बादलों ने घना अंधेरा किया था, शायद कभी भी बाहर हो सकती थी। तो वही श्री महादेव की प्रतिमा के आगे खड़ी थी, अब महादेव को एकटक देख रही कि उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और जो श्री खुद को संभाल रखा था उसके सबर का बांध टूट गया और के जोर जोर रोने लगी और रोते हुए ही बोली कि महादेव की मेरे साथ ही की। जब हमने उन्हें मोहब्बत किया तो उन्होंने हमारी मोहब्बत को अपनाया नहीं और हमारी मोहब्बत को रुस्वा करते रहे और हमारी जान ले ली, तो कैसे करे उसको माफ, बोलिए महादेव बोलिए। ये कह के श्री जोर जोर से रोने लगी और फिर सिसकते हुए आगे बोली, और आज वही अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपनी जान पर खेल गए कि महादेव
जब हम उनसे मोहब्बत किया तो उन्होंने हमसे नफरत करने की दावा करते थे और आज हम उनसे नफरत करते हैं तो वे हमसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं कि महादेव की। ये बोलते हुए श्री वही अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगी कि तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा तो श्री ने अपना सिर उठान ऊपर देखा तो उसको एक साधी बाबा दिखे। तो श्री धीरे से खड़ी हो गई और अपनी आशा भरी आंखों से उस साधित बाबा को देखने लगी। तो साधित बाबा उसको देख के मुस्कुरा दिए और बोले, बच्चे तुम अपनी जगह सही हो और होना भी चाहिए। पर बच्चे जब किसी भी ईशान को अपनी गलती का पछतावा होता है और उस गलती की माफ और सजा भी कबूल करता है तो उसको महादेव भी माफ कर देते हैं और उसको दूसरा मौका देते हैं और उसने भी गलती की और उसने भी सजा मिली है और वे सजा है जब हम किसी से मोहब्बत करें और बदले ने नफरत मिले पर आज उसने अपनी मोहब्बत के पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगी दिया है कि तुमको अपनी मोहब्बत पर विश्वास दिला सके। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी नफरत के साथ रहना है या तुमको अपनी मोहब्बत के साथ रहना है। अगर तुम अपनी नफरत के रास्ते पर चलना चाहती हो तो एक बार सोच लेना कि नफरत ने लोगों की जिंदगियों को जला के रख करती है, और अगर तुम मोहब्बत का रास्ते पर चलना चाहती हो तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ होगी और मुकम्मल होगी और जिंदगी में खुशियों से भरी रहेगी। अब फैसला तुम्हारा है, अगर अपनी मोहब्बत चुनती हो तो जाओ उसके पास, ये लो सिंदूर और उसके हाथ से अपनी मांग भर लेना। और अगर नफरत को चुनती हो, उसकी जिंदगी हार जाएगी और वे तुमसे दूर हो जाएगा तो फैसला तुम्हारा है। बच्चे हर हर महादेव ये बोल के वे साधे बाबा जहां से चले गए। तो वही श्री उस सिंदूर की डिबिया एकटक देख रही थी और उसके मन में साधित बाबा की बात गुज रही थी। श्री ने उस सिंदूर की देख के उसको अपनी पूरी जिंदगी दिख रही थी और वेद का उसको इस जिंदगी ने साथ के बिताए हुए पल भी उसकी आंखों के सामने चल रहा था जब वेद उस पर खुद का हक जमाता है और उसको शिद्दत से अपनी बाहों ने भर लेना और उसका अपने प्यार का इजहार करना और श्री के आंखों के आगे वेद का खुद से माफ मांगना और अपनी मोहब्बत पर विश्वास दिलाने के लिए खुद पर बिना किसी हिचक के गोली चलाना। ये सोचते हुए श्री की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री ने तो पिछली जन्म ने हमेशा से वेद से प्यार ही तो चाहा था जो वे वेद से करती थी, पर निशा की साजिश की वजह से सब खराब हो गया और आज जब उसको दूसरा मौका के साथ उसको अपने प्यार को पाने का दूसरा मौका मिला है वे अपनी नफरत की वजह से खो रही है। श्री ने महादेव प्रतिमा को देख के बोली, महादेव मैं भी कितनी पागल हूं ना कि आपका इशारा समझने ने देर कर दी, अपने तो मुझे दूसरी जिंदगी के साथ मुझे मेरी मोहब्बत को पाने का दूसरा मौका भी दिया है। ये बोल के रोने लगी और फिर आगे बोली, मैं इस बार मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी और मैं अपनी मोहब्बत को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये बोल के श्री के अपनी आशा साफ किया और महादेव को प्रणाम करके मदिन से बाहर की तरफ भागी। 49 श्री का अपनी मोहब्बत को मौका देना। अब तक श्री साधी बाबा की बात सुनकर कर अपनी मोहब्बत को मौका देने का फैसला करती है। अब आगे श्री अपने हाथ में सिंदूर लिए हॉस्पिटल की तरफ भागी। उसको इस समय को सुध ही नहीं था, उसको तो सिर्फ वेद के पास पहुंचना था। सब वे भागते हुए ही वे हॉस्पिटल पहुंची और उसके कदम वेद के वार्ड के बाहर आके थाम गए। श्री एकटक उस वार्ड के गेट को देखने लगी और फिर अपने धड़कते दिल के साथ अपने कदम वार्ड के गेट के पास आने लगी और गेट को धीरे से खोल दिया। तो उसकी नज़र बेड पर बेजान से लेटे वेद पर गई, जिसके आसपास महीने लगी थी और वेद के ऑक्सीजन लगा हुआ था और उसका शरीर बिल्कुल बेजान दिख रहा था। तो वही वेद को ऐसे देख के श्री की आंखों से आंसू की बहने लगी। श्री खुद को संभाल के घिरे कदमों से वेद के पास आने लगी कि तभी वेद की वार्ड की खिड़क से एक गाने की आवाज सुनाई दी, स्वर 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 स्वर, जिया जागे सोए नैना, यही सोच सारी रहना, खिंची जाओ काहे तेरी ओर, दिखे ना जो कैसी है ये डोर, मोरी छवि ने छव तेरी, दिखे रे अब मोहे, प्रीत ने प्रीतम मान लिया तो है, निसदन पलछिन मन पगला, बात तुम्हारी जोए, प्रीत ने प्रीतम मान लिया तो है, स्वर 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 स्वर। वही श्री वेद के पास पहुंची और वेद के पास है बैठ के अपने कैप्टे हाथों से वेद की फेस को थाम लिया और अपनी कराती आवाज ने बोली, देखिए हम आपके पास आ गए, आप तो ही चाहते थे कि हम आपको अपना ले, अपने रिश्ते को अपनाने के लिए हम तैयार हैं, अब तो उठ जाइए। और आपने बोला था कि हम आपको जो सजा देंगे आपको मंजूर होगा, तो मैं आपको यही सजा देते हैं कि आपको हमारे साथ पूरी जिंदगी रहना होगा। और बोलते हुए श्री के आंखों से आंसू झरझर बह रहा था। फिर श्री के रोते हुए ही आगे बोली, आपने हमसे बोला था कि हम अपनी मोहब्बत को एतबार करवाएंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो कैसे अपनी बात से पीछे हट सकते हैं और हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकते हैं, प्लास उठ जाइए ना। ये बोल के अपना सिर वेद के सीने पर रख के जोर जोर से रोने लगी। वही वेद जिसकी शरह में कोई जान नहीं दिख रहा था, जो बेजान सा लेटा था, श्री की आवाज सुनकर उसके ऐसे तड़प के साथ उठाने से वेद की शरह में हलचल सी होने लगी और वेद की आंखें खुलने के लिए फफडाने लगी। वही श्री अभी भी वेद के सीने से पर अपना सिर रख के रो रही थी कि उसको वेद की धीमी सी आवाज सुन दी। वेद धीरे से अपनी आंखें खोल तो उसको अपने सीने पर सिर रख के श्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसने श्री को पुकारा, चेरी
वही वेद की आवाज सुन के श्री ने अपना सिर उठान देखा तो वेद अपनी होश में आए देख के उसके रोते चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वेद के फेस को प्यार से अपनी हाथों ने भरा, अपनी भरे गले से बोली, आपको होश आ गया? आपको पता है कि हम कितना डर गए थे? आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये बोल के रोने लगी। वही वेद को अपने लिए श्री को रोता देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। तो वेद अपनी धीमी मगर अपनी कर्कश आवाज ने बोला, अगर मैं ये सब नहीं करता तो मुझे मेरी मोहब्बत कैसे मिलती? मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता, चाहे उसके लिए अपनी जान की ना देनी पड़े, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। वही वेद के मुंह से फिर से मरने की बात सुनकर श्री गुस्से बोली, सब बहुत बोल लिया और बहुत अपनी मन की कर लिया, और अब आपको हमें छोड़कर कर जाने की बात की तो हम आपको कभी माफ नहीं करगे, समझे आप? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही उसकी बात सुनकर के वेद उसको एकटक देख लगा और फिर उसने अपने एक हाथ से घिरे से श्री के गालों पर रख के उसकी आंखों ने देख के कर्कश आवाज में बोला, तो क्या आप हमें माफ करने के लिए तैयार है और क्या हमारी मोहब्बत को मौका देने के लिए तैयार है? ये बोल के वेद आंखों ने उम्मीद लिए श्री की तरफ देख लगा। वही श्री वेद के बात सुन के उसकी तरफ देखने लगी और फिर उसने घिरे से अपने दाहिना हाथ की हथेली आगे कर दिया। तो वेद की नजर श्री की हथेली के पके सिंदूर की डिब्बी पर गई तो उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा छलक गया और उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वही श्री वेद को देख के बोली, हम आपको, आपकी मोहब्बत को और आपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार है, हम अपनी शादी को मौका देने के लिए तैयार है। ये बोल के वे वेद को एक मुस्कान के साथ देखने लगी। वही वेद के भी फेस पर मुस्कान आ गई और उसने घिरे से उस सिंदूर की डिबिया को खोल के उसने से एक चुटकी सिंदूर लेके उसने घिरे से श्री की मांग में मर दिया। वही श्री के आंखें इस एहसास से बंद हो गई और उसके फेस पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। कहते हैं ना, नफरत चाहे कितनी गहरी की ना हो, एक ना एक दिन मोहब्बत से हार ही जाती है। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वे नफरत को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर ही देता है, और वेद की मोहब्बत के आगे श्री की नफरत को झुकना ही पड़ा और वेद की मोहब्बत की जीत हुई। कोष्टक। फिर वेद ने श्री के फेस को प्यार से अपनी हाथों ने भर के उसकी माथा शिद्दत से चुम लिया। वही श्री ने भी अब वेद को दिल से माफ करके उसको और खुद को अपनी मोहब्बत के साथ जीने का मौका दिया है। चैप्टर 50 श्री और वेद नजदीकियां और नोक-झोंक। अब तक श्री ने वेद को अपना पति मान लिया था और अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार थी। अब आगे। सुबह का समय, राजस्थान हॉस्पिटल। वेद के वार्ड बेड पर श्री वेद के पास ही उसको सीने ने अपना सिर छुपा के सो रही थी, तो वही वेद उसको बड़े प्यार से उसके सिर को सहला रहा था और उसको बड़े ही शिद्दत के साथ देख रहा था। आज वेद को 2 दिन हो गए थे और वे अब ठीक है और उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। तो वही इन 2 दिनों ने श्री ने वेद को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, और जब राघव जी उसके लिए परेशान होकर उसको फोन किया तो उसने राघव जी से काम का बहाना बना लिया, जिसे घर पर सब उसके लिए परेशान ना हो, और तो वही श्री का साथ रहने से वेद बहुत खुश था। कुछ समय बाद श्री की आंखें खुलती है तो खुद को वेद के पास देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई और वेद को दुख को ऐसे प्यार से देखता पाकर उसके गाल लाल हो गए और वेद को देख के बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वेद उसको वैसे ही देखते हुए बोला, देख रहा हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरी बाहों में है और मेरी इस सुबह को और खूबसूरत बना रही है। ये बोलते हुए वेद श्री के गोलों को अपने फिंगर से सहलाने लगा। तो वही वेद की ऐसी बात और हरकत से श्री की हालत खराब हो रही थी। श्री जल्दी से बेड से उतरते हुए बोली, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ और आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी करना है, मैं अभी आई। ये बोल के जल्दी से बेड से उतरी वार्ड के बाहर भाग गई। वही श्री ऐसे हड़बड़ा कर ऐसे भागते देख के वेद को हंसी आ गई। तो वही बाहर श्री बेचारी अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, हया बच गई, नहीं तो मेरा क्या होता। एक तो ऐसे इनके पास आने से इन 2 दिनों ने मुझे बहुत ही बेचैन हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा, और ऊपर से इनकी दे बातें, हया मैं मासूम कैसे खुद को संभालूं। ये बोल के श्री ने मासूम सा फेस बना लिया और फिर खुद को शांत करके डॉक्टर के पास चल दिया। कुछ समय बाद श्री डॉक्टर के साथ वेद के वार्ड में आ गई। डॉक्टर ने वेद को चेक करते हुए बोले, लाडो हुकुम, अब ये पहले से बेहतर है, आप चाहे तो इनको घर ले जा सकती है, पर इनको बिल्कुल बेड रेस्ट करना होगा और अगर 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल रेस्ट करने की जरूरत है, कि इनका शरीर काफी कमजोर है, कि इनको लगने से ब्लड काफी बाहर गया था और जहर से की वजह से और भी वीक हो गए हैं, तो आप इनका पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि ये 1-2 हफ्ते तक रेस्ट करे। वही श्री ने डॉक्टर की बात सुनकर के अपना सिर हाँ ने हिला दिया। तो डॉक्टर वेद के दवाई के बारे में बात किया और डॉक्टर के वार्ड से जाने के बाद वेद को देख के बोली, तो अब आप ये बताएं कि आप कहाँ जाएंगे। तो वही श्री के सवाल वेद उसको असमंजस में देखते हुए बोला, मतलब मैं समझ नहीं कि आप कहना क्या चाहती है। तो श्री उसको घूरते हुए बोली कि आपने जो ये करामात किया है इसके बारे में किसी को नहीं पता है, मतलब अपने परिवार को भी नहीं, कि उनका बेटा इतना बड़ा काट किया है, इसलिए पूछ रही हूँ कि कहाँ जाएंगे। ये बोलते हुए वेद को घूरने लगी।
वही श्री का ताना सुन के वेद का मुंह बन गया और खुद ने बड़बड़ाया, हूँ एक तो इनको मनाने के लिए ये सब किया और ये है कि मुझे ही ताना दे रही है, मैंने इनके लिए ये सब किया और इम मैडम तो कदर ही नहीं है, हूँ स्मर्क 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 अनअम्यूज्ड। तो वही श्री जो वेद की बड़बड़ाना सुन रही थी वे उसको घूरते हुए बोली, नहीं तो आपको अवार्ड देगी मिस्टर वेद सूर्यवंशी, आपने बहुत महान काम किया है, आपको अवार्ड दिया जाता है। तो वही वेद बाबू का तो और मुंह बन गया। तो श्री ने वेद को देख एक गहरी सांस लेके बोली, ठीक है आपको जो करना था कर लिया, तो सबको ये सब बता भी नहीं सकते, इसलिए हम आपको अपने एसआर मिशन लेके जा रहे हैं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम आपके साथ वही रहेंगे। तो वही वेद तो खुश हो गया कि जब तक वे ठीक नहीं होगा श्री उसके साथ रहेगी। कुछ समय बाद श्री वेद को सहारा देने हॉस्पिटल से बाहर आए और उसने वेद को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद डायबिक सीट पर बैठ के अपने मिशन के लिए निकल गई। श्री ने वेद की हालत के बारे में किसी को नहीं बताया था और वे अकेले ही वेद के साथ थी। आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी एसआर मिशन के गेट पर आए और वही श्री की गाड़ी देख के गार्ड ने गेट खोल दिया और श्री अपनी गाड़ी लेके अंदर आ गई और उसने अपने मिशन के गेट पर अपनी गाड़ी रोकी और बाहर आ गई और वेद की तरफ का गेट खोला और वेद को सहारा देने बाहर निकाल के उसके साथ मिशन अंदर जाने लगी। वही गार्ड जो कि एसआर मिशन के थे वे सब हैरान हो गए कि उनकी बॉस किसी को आपने इस मिशन ने लगे आए हैं कि ये श्री प्राइवेट एरिया है, यहाँ श्री अकेले रहने के लिए इस मिशन को लिया था और यहाँ गार्ड भी बाहर की सुरक्षा के लिए थे सब, और मिशन में अंदर को भी नहीं रहता था, नौकर भी अपना काम करते थे और चले जाते हैं। तो आज खुद श्री किसी को इस मिशन ने ले आए हैं, इसका मतलब वे सब समझ गए कि वेद श्री के लिए बहुत खास है। वही वेद को श्री अपने मास्टर रूम में लेके आती है और उसको बैठ उसके पाठ के पीछे पिलो लगाती है ताकि वेद आराम से बैठ सके, और ये सब करते हुए श्री वेद के बिल्कुल पास बैठी थी। तो वही वेद श्री को खुद की परवाह करते देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।